आज हम लोग संविधान एक परिचय जो पहला टॉपिक है उसे कवर करने जा रहे हैं। ये टॉपिक दरअसल इसी से आपके पूरे के पूरे पॉलिटी, जिसे आप राज्य व्यवस्था के नाम से जानते हैं, और जिस प्रकार एनसीईआरटी में यूपीएससी से जोड़कर जो चैप्टर्स हमें मिलते हैं, जो अध्याय मिलते हैं, उसमें जिस प्रकार इसका विकास किया गया है, तो सबसे पहला जो बिंदु है जिसे हमें समझना चाहिए वो है संविधान का विचार। ये टॉपिक इसलिए भी जरूरी है कि आपके आगे के जितने उपविषय हैं उसकी आधारभूत समझ यहीं से बनती है, और इसको पढ़ते हुए हमारा अप्रोच भी ऐसा होगा कि हम एनसीईआरटी को तो समझेंगे कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा गया है, लेकिन इसके अलावा हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि जो चीज वहां पर निहितार्थ है, मतलब उसके अंदर मौजूद है परंतु सीधे स्पष्ट तौर पर आपको नजर नहीं आ रही है, उसे भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी बौद्धिक क्षमता और विकसित हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहला चीज जो आपको जानना है वो है कि इसमें कौन कौन से उपविषय आज आप लोग मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला आपको मैं समझा देता हूं वह है कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संविधान से अभिप्राय क्या होता है, संविधान का अर्थ क्या है, इसके निहितार्थ क्या है, संविधान का अर्थ कैसे समझा जाए, क्या इसकी कोई एक व्यापक परिभाषा है, अलग अलग प्रकार के अर्थ जो भी संविधान से जुड़े हों उन्हें हम एक साथ समायोजित कैसे करें, इस प्रकार के प्रश्नों से हम गुजरने का प्रयास करेंगे। दूसरा चीज है कि संविधान में वो कौन से दो प्रमुख तत्व होते हैं जो मौजूद होते हैं, ये दूसरा प्रश्न है जिसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और यहां पर एक विचार ये निकलेगा कि आखिर संविधान स्थापित क्या करता है। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि हाँ संविधान बहुत जरूरी है, तो एक प्रश्न बनता है कि संविधान क्या स्थापित करता है, वो दो कौन से प्रमुख तत्व है जिन्हें संविधान स्थापित कर रहा है, या किसी भी देश में और खास तौर पे एक लोकतांत्रिक समाज में संविधान किस प्रकार इन्हें स्थापित करता है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तीसरा है कि लिखित और अलिखित, जिसे हम अमूमन कई बार रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इसके बीच का बुनियादी अंतर क्या होता है और क्या यह अंतर इतना गहरा है कि इसे अलग अलग करके समझा जाए, एक इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है, एक प्रश्न यह बनता है, लेकिन याद रखिएगा मैंने यहां पर लिखा हुआ है आरंभिक समझ, मतलब शुरुआती स्तर से, है ना, एकदम शुरुआत के स्तर से कि किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में हमें एक अच्छा सा आकलन कर लेना है, एक आरंभिक समझ को हमें विकसित आज करके जाना है। फिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान के प्रमुख कार्य क्या हैं, अगला हमारा उपविषय यह बनेगा जिसे हम पढ़ेंगे। अंत में मैं आपको संविधान की एक व्यापक परिभाषा दूंगा जो पूरा का पूरा जितना हमने पढ़ा होगा उससे निकलेगी, और उसके बाद मैं आपको कैसे इसी टॉपिक से यूपीएससी ने विगत वर्षों में कई प्रकार के जो प्रश्न पूछे हैं उसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हमने कहां से इसको लिया है। देखिए, इस पूरे के पूरे लेक्चर को बनाने के लिए जो जो एनसीईआरटी का प्रयोग किया गया है उसकी एक लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है, जो स्रोत हैं। पहला कक्षा नंबर 7वीं अध्याय 1 ओल्ड एनसीईआरटी, ये पहला इसका है कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसकी कक्षा 7वीं का जो पहला अध्याय है वहां पे आपको थोड़ी बहुत जानकारी इन विषयों के बारे में मिलती है। दूसरा है कक्षा नंबर 8 अध्याय 1 न्यू एनसीईआरटी की जो हमारी नई एनसीईआरटी है, उसका जो कक्षा 8 का अध्याय 1 है यानी चैप्टर 1 है, वहां आपको थोड़ी जानकारी मिलती है। तीसरा है कक्षा नंबर 9 अध्याय ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा का चौथा चैप्टर जो है उसमें आपको थोड़ी जानकारी मिलती है। इसी प्रकार की जानकारी आपको 9वीं कक्षा चैप्टर 2 न्यू एनसीईआरटी में भी मिलती है, और अंत में 11वीं कक्षा चैप्टर 1 न्यू एनसीईआरटी में आपको जानकारी मिलती है। यदि आप मेरी राय मानना चाहें तो इन सब में सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये वाला चैप्टर है। यहां पर जितनी जानकारियां आपको मिलती हैं इस प्रकार की जानकारियां आपको और किसी एनसीईआरटी में उतनी नहीं मिलती हैं। इक्का दुक्का स्तर पर थोड़े बहुत उप विषयों में मैं मान सकता हूं कि ओल्ड एनसीईआरटी में इसके संबंध में थोड़ा जानकारी मिल जाता है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां पे सबसे अच्छी जानकारियां हैं वो न्यू एनसीईआरटी इस टॉपिक को लेकर है, कक्षा नंबर 11वीं की चैप्टर 1, जिस किताब का पोस्टर मैंने आपके डिजिटल बोर्ड पे लगा दिया है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, स्रोत आपने जान लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम
इसी टॉपिक से शुरू करते हैं कि संविधान के अनेक अर्थ हैं। देखिए होता क्या है, आम तौर पर आप जब आम बोलचाल की भाषा में उतरेंगे, आपस में जहां कहीं भी आप रहते हैं, जो भी आपका एक प्रकार का अपना एक सर्कल है, जब आप वहां देखते हैं तो संविधान के अनेक अर्थ आपको नजर आएंगे। कई प्रकार से लोग संविधान के बारे में अपनी व्याख्याएं देते हैं। कुछ लोग संविधान को अच्छा भी मानते हैं, कुछ लोग संविधान की आलोचना भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि संविधान एक प्रकार से ऐसा शब्द है जिसके बारे में हमने कभी सुना ना हो। ये तो भाई कोई कहे तो मैं कहूंगा देखो थोड़ा सा और सुनो, शायद तुम्हें सुनाई दे जाएगा। क्योंकि संविधान दरअसल आमतौर पर हम लोग कभी ना कभी अपने निजी जीवन के स्तर पर भी, या अपने पारिवारिक जीवन में, या अपने सामुदायिक जीवन में, स्कूल के दौरान ही हम संविधान शब्द से अपना एक सरोकार जरूर कर लेते हैं। और इसी प्रकार से जब हम संविधान से रूबरू होते हैं तो उसके कई प्रकार के अर्थ निकलते हैं। जब हम इन अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए कौन कौन से अर्थ हैं जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा आते हैं और एनसीईआरटी हमें बताना चाह रही है। देखिए पहला एक अर्थ निकलता है कि कई लोगों का मानना है कि संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, सबसे बड़ा कानून। मतलब संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं है ना, संविधान ही प्राथमिक है। सीधा एक अर्थ यह निकलता है कि संविधान क्या है, प्राथमिक है। कि कायदे से जब कभी भी हम संविधान की बात करेंगे तो यही सबसे पहला कानून है। इतना ही नहीं, प्राथमिक तो है ही, संविधान सबसे ऊपर भी है। इसीलिए शब्द का प्रयोग हो गया कि संविधान क्या है, सर्वोच्च है। प्राथमिक है, सबसे पहला है, लेकिन सबसे ऊपर भी है। इसमें एक निहितार्थ छुपा हुआ है कि जाहिर सी बात है अलग अलग प्रकार के कानून किसी भी समाज या राज व्यवस्था में हो सकते हैं, और उन कानूनों में सबसे ऊपर कोई कानून है जो टॉप पर है। वो कौन सा है, तो वो संविधान है। दूसरा अर्थ हमें पता लगता है कि ये एक ऐसा कानून होता है, देखिए फिर से एक कानून है, यानी संविधान अपने आप में कानून ही है, परंतु ये एक ऐसा कानून है जो शासन प्रणाली को लागू करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि जब कभी भी आप इसके बारे में सोचेंगे कि भाई मेरे घर बिजली कैसे आ रही है, पानी कैसे आ रहा है, ये पूरा का पूरा खाद्य सामग्री कैसे शहरों में पहुंच रही है, किस प्रकार से खेती की जाएगी, कौन से मामलों का निपटारा कैसे होगा, पुलिस का क्या काम होगा, आपके आम तौर पर दिल्ली मेट्रो में चढ़ने से लेकर डीटीसी बस का किराया कितना होगा, कौन मुझसे कितना किराया मांग सकता है, ये तमाम तरह के रोजमर्रा की चीजें कि कायदे से अगर दूध मान लीजिए उस पर लिखा हुआ है एमआरपी इतने का, तो कोई मुझे ज्यादा दाम में नहीं बेच सकता। ऐसी तमाम जद्दोजहद जिससे आप गुजरते हैं, ये सभी चीजें जिसे हम शासन प्रणाली का भाग मानते हैं, या बड़े स्तर पर देख लीजिए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होगी, कोई कैंडिडेट सिविल सेवा में कब क्वालिफाइड माना जाएगा, उसके ऊपर किस प्रकार से कार्यवाहियां की जाएंगी यदि वो कोई गैर कानूनी काम करता है, राष्ट्रपति के आगे चलकर अगर देखा जाए तो किस प्रकार पूरी की पूरी कार्यपालिका की संरचना होगी, न्यायपालिका की संरचना कैसे होगी, ये तमाम प्रश्न जो हैं जो हमारी शासन प्रणाली से संबंधित हैं, इन सभी को लागू करने वाला जो कानून होता है वो कौन सा कानून होता है, उसे भी हम कहते हैं संविधान। इतना ही नहीं, दरअसल संविधान आमतौर पर अधिकतर देशों में लिखित रूप में पाया जाता है, लेकिन लिखित रूप में इस प्रकार से होता है कि उसके अंदर बुनियादी नियम होते हैं या मौलिक नियम होते हैं। देखिए मौलिक या बुनियादी नियम क्या होते हैं, बड़ा सिंपल है। अगर मान लीजिए मैं एक इमारत का डिजाइन बनाऊं, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी एक इमारत है और ये जमीन पर ऐसे खड़ी है, लेकिन अगर मान लीजिए हम ऐसे 3-4 इमारतों के बारे में सोचें जिन्हें हम आमतौर पर स्काई स्क्रैपर्स बोल देते हैं, तो देखिए होगा क्या। जैसे आप लोगों ने न्यूयॉर्क की तस्वीरें देखी हो या बॉम्बे की तस्वीरें देखी हो, तो आपको इस प्रकार की कई सारी इमारतों की तस्वीरें नजर आती होंगी, गगनचुंबी इमारतें जिसको बोला जाता है। देखिए जब कभी भी आप किसी इमारत की बात करते हैं या घर बनाने की बात करते हैं, तो घर ऐसे तो बनता नहीं है। अगर मान लीजिए इसके अंदर अच्छे से पूरा का पूरा पिलर्स ना हो, कुछ भी ना हो, तो क्या ये घर टिकेगा? जाहिर सी बात है ये घर नहीं टिक सकता। लेकिन इसके अलावा एक और बात हमेशा कही जाती है कि जब कभी भी आपको किसी इमारत को लंबा चौड़ा लंबे समय तक बना के रखना हो, तो इसका नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना, इसका आधार मजबूत होना चाहिए। मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप लोग कि ये जो इसके आधार में है, जो सबसे नीचे इसका आधार है, ये मजबूत होना चाहिए। जब हम किसी चीज को मौलिक या बुनियादी नियम कहते हैं,
तो हमारा अभिप्राय इसी आधार से होता है। यानी संविधान वो आधार है जिसको बेस बनाकर पूरी की पूरी राज व्यवस्था की इमारतों को खड़ा किया जाता है। इतना ही नहीं, ये दरअसल सरकार और नागरिकों इनके बारे में एक प्राधिकृत दस्तावेज है। इसके बारे में व्याख्या अभी मैं करूंगा। मुख्य बात यहां पे ये हो रही है कि संविधान का सरोकार या संविधान का संबंध किसी ना किसी रूप में, संविधान का संबंध सरकार से भी है और नागरिक से भी है। और फिर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज निकलता है इसी आधार से कि संविधान को कभी कभी क्या बोला जाता है, किसी भी भूमि का या देश का मौलिक कानून या फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। यानी हमारे पास अगर हम शुरुआती स्तर पर ही बात करें तो संविधान के कई अर्थ निकलते हैं और इन विभिन्न अर्थों में से हमें अपनी एक समझ को बरकरार रखना है और विकसित करना है। तो आइए एक एक करके इन सभी अर्थ के ऊपर हल्का हल्का हम लोग प्रकाश डालें ताकि हम इसे समझ पाएं। देखिए, जब कभी भी आप संविधान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे तो पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि किसी भी समाज के मूलभूत नियम ये कहां मौजूद होते हैं, किसी ना किसी रूप में संविधान में मौजूद होते हैं। अब मैं आपको जरा ये समझाने का प्रयास करता हूं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये दरअसल हमारे पास एक बड़े स्तर पर खेल का मैदान है। मान लीजिए ऐसे मान के चलिए, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, एक खेल का मैदान है और उस मैदान में हमें इस प्रकार से काम करना है कि हम चीजों को समझ पाएं। जैसे मान लीजिए एक मैं सर्कल ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ये एक खेल का मैदान है। अब खेल के मैदान में हम लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं, तो हम लोग खेलने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्रिकेट का खेल खेलेंगे कि कैसे बाकायदा इसमें पूरा का पूरा बाउंड्री बना दी, अब यहाँ पे खेल खेलते हैं। अब मान लीजिए अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो क्रिकेट का खेल कैसा होता है, जब कभी भी आप देखेंगे तो क्रिकेट में एक पिच होती है कि नहीं, है ना। आप लोग बोलेंगे हाँ सर पिच तो होती है, तो चलिए एक पिच हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये हमारी क्रिकेट की पिच है, ठीक है। अब अगर आप इस पिच पे गौर करें तो आपको ध्यान आएगा कि क्रिकेट पिच पर एक और चीज बड़ी कमाल की होती है। यहाँ मान लीजिए विकेट, हाँ मान लीजिए विकेट हो गया, है ना। ऐसी ना क्रिकेट का मैच होता है। अब मान लीजिए अगर कोई बल्लेबाज यहाँ खड़ा है, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक बल्लेबाज खड़ा है अपना पूरा अच्छा सा एक बैट लेकर, ठीक है, एक बल्लेबाज खड़ा है और यहाँ मान लीजिए हमारे पास एक व्यक्ति खड़ा है अपनी गेंद लेकर, है, लेदर की बॉल लेकर खड़ा है। अब आप कहते हैं कि ठीक है यहाँ पे कई सारे प्लेयर्स हैं, एक आपको ध्यान होगा एक विकेट कीपर होता है, एक आदमी यहाँ खड़ा होता है, कोई इधर होगा प्लेयर पोस्टेड, है ना, एक कभी इधर से पोस्टिंग कर दी। ऐसे करके मान लीजिए हम लोग एक पूरा खेल का मैदान बनाते हैं, एक व्यक्ति यहाँ होगा एक व्यक्ति यहाँ होगा, है ना। अब देखिए जब ये खेल का मैदान में हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि अगर गेंद को यहाँ से फेंका जाए, बॉल फेंक दी गई। अब जब ये बॉल फेंक दी गई और इस बल्लेबाज ने गगनचुंबी एकदम गेंद को हवा में उड़ाकर बाउंड्री के पार कर दिया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कि उस बल्लेबाज को कितनी दौड़ें मिलेंगी, 6 दौड़ें मिलेंगी। उसने क्या किया, उड़ा के फेंक दिया, है ना। अब अगर मान लीजिए मैं कहूं कि उड़ा के नहीं फेंका लेकिन इस बल्लेबाज ने ऐसे दौड़ाते दौड़ाते गेंद को बाउंड्री के पार कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे, इसको कितने दौड़ें मिलेंगी, कितने रन मिल जाएंगे, इसको 4 रन मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि गेंद आ रही थी और इतने में किल्लियां उखड़ गई, इसको हम बोलते हैं कि विकेट जो है डाउन हो गया या कैच हो गया। यहाँ पे एक प्लेयर खड़ा था, उस प्लेयर ने अपने हाथों में इस पूरे के पूरे बॉल को पकड़ लिया, तो हम क्या बोलेंगे, व्यक्ति क्या हो गया, आउट हो गया। इसका मीनिंग क्या है, ये सब कैसे डिसाइड कर लिया गया। अभी तक तो हम लोगों ने अपना खेल का बात कर रहे थे, यानी आपस में हमने क्या किया, आपस में हमने इस खेल के आधारभूत नियमों, है ना, हमने क्या किया, इस खेल के आधारभूत नियमों पर अपनी सहमति को दर्ज कर दिया। और जब हमने इन खेल के आधारभूत नियमों पर अपनी सहमति को दर्ज कर दिया उसके बाद ही ना ये खेल हो पाया, ऐसे तो नहीं हो पाता। मान लीजिए यहाँ अंपायर खड़े हैं, वो बताएंगे। अगर हम ऐसे इस प्रकार से समझने का प्रयास करें तो हमें क्या समझ में आता है कि जिस प्रकार इस खेल के नियम आपस में बनाए गए, अगर मैं अब आपको बड़े स्तर पर सोचने के लिए कहूं और बोलूं कि देखो जरा ऐसे मुझे बताओ कि अब खेल की जगह हमें किसकी बात करनी है,
हमें बात करनी है देश की। अब देश को किस प्रकार से चलाया जाएगा, देश में किस प्रकार से शासन की व्यवस्था होगी, देश में किस प्रकार से पूरी की पूरी जो राज व्यवस्था है इसको संचालित किया जाएगा। अगर खेल के नियम हमें मिलते हैं खेल की किताब में, ठीक है, खेल के नियम मिलते हैं खेल की किताब में, देश में जो हमारा समाज है उस समाज को किस प्रकार से निर्मित किया जाएगा, इसका निर्माण कैसे होगा, अगर इन प्रश्नों के बारे में हम सोचे तो खेल के नियम अगर खेल की किताब में मिलते हैं, ऐसे समझिए यदि खेल की किताब में खेल के नियम मिलते हैं तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहां मिलता है, हमारे संविधान में। ऐसे आपको समझने का प्रयास करना है। तो चलिए वापस लौटते हैं इस एग्जाम्पल से कि हमें क्या पता लगता है कि समाज के जो मूलभूत नियम हैं, सबसे आधारभूत जो नियम हैं, ये कहां मौजूद होते हैं, ये संविधान में मौजूद होते हैं। ये पहला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। इतना ही नहीं, संविधान क्या होता है, संविधान किसी भी देश का सबसे सर्वोच्च कानून होता है। मतलब क्या हुआ इसका, अगर मान लीजिए इसको मैं समझाने का प्रयास करूं तो देखिए किसी भी देश में ना कई प्रकार के कानून होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं। देखिए कभी कभी आपने इन शब्दों के बारे में सुना होगा। एक शब्द होता है नियम, एक शब्द होता है विनियम, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन। कभी कभी आपने सुना होगा मानक है, एक ये शब्द भी चलता है जिसे हम बोलते हैं मानक, है ना, मानक शब्द एक होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने इसके बारे में अगर सुना है, अगर आप यूपीएससी का पेपर देना चाह रहे हैं तो कभी कभी आपने सुना होगा एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं अधिसूचना, यानी कि नोटिफिकेशन, है ना, नोटिफिकेशन होता है। इतना ही नहीं, कभी कभी आपने सुना होगा आदेश कि हाई कोर्ट ने क्या किया है, तो भाई साहब आदेश पारित कर दिया है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से क्या आ गया है, एक कार्यकारी आदेश आ गया है। इसी तरह कभी कभी एक शब्द आप लोग आगे सुनेंगे, ये अभी नहीं सुना होगा संभवतः, एक शब्द होता है जिसे हम लोग कहते हैं अधिनियम, है ना। अधिनियम मतलब कि कोई खास प्रकार का एक कानून बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार से आप देखिएगा एक शब्द होता है फिर बड़े स्तर पर कानून, है ना। तो देखिए किसी भी एक देश में ना कई प्रकार के कानून हो सकते हैं, ये सभी कानून ही हैं, ऐसे मान के चलिए। नियम भी एक कानून की तरह है, उसका छोटा भाई विनियम भी एक कानून की तरह है। मानक छोटे स्तर के कानून मान सकते हैं लेकिन बार बार बदल दिए जाते हैं, मानक हमेशा बदलते रहते हैं। अधिसूचना थोड़ा बड़े स्तर का कानून है, आदेश मिक्स स्तर का कानून है, अधिनियम और बड़े स्तर का कानून है, संसद बना रही है, फिर आपके पास एक बड़ा कानून बन के आता है। ये सभी कानून हैं, ऐसा नहीं कि ये कानून नहीं है, लेकिन इन सभी कानूनों के बीच में क्या है, आपके पास एक पद सोपान है ना, जिसे आप कभी कभी हायरार्की कहते हैं, पद सोपान है। और जब आप इस पद सोपान की बात करेंगे तो सबसे सर्वोच्च कौन है इस पद सोपान में, इस पद सोपान में सबसे सर्वोच्च है हमारा संविधान, ठीक है। ऐसे समझने का प्रयास आपको करना है कि संविधान क्या है, इन सभी में सर्वोच्च है। इस तरीके से समझने का प्रयास आपको करना है। इतना ही नहीं, ये किस प्रकार का सर्वोच्चता को अपने साथ लेकर चलता है। देखिए पहला चीज, ये ऐसा मौलिक कानून है जिससे किसी देश की राजनीति और समाज को नियंत्रित किया जाता है। मतलब हमारे देश की राजनीति और देश की राज व्यवस्था किस रूप में चलेगी। दूसरा, समाज को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, समाज में क्या चीज के ऊपर रजामंदी होगी, किस चीज को वैध माना जाएगा, किस चीज को अवैध माना जाएगा, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, क्या नैतिक होगा, क्या अनैतिक होगा, क्या पाप है, क्या खराब है और क्या अच्छा है, कौन सी चीजों की या कौन से गतिविधियों को हम चलने देंगे, किसको नहीं चलने देंगे। ये सारे प्रश्न जो है ना, इन सभी प्रश्नों का सार, इन सभी प्रश्नों का उत्तर और स्रोत कहाँ मिलता है, हमें संविधान में मिलता है। इतना ही नहीं, यह सभी कानूनों में श्रेष्ठ है। मतलब क्या हुआ, श्रेष्ठता का क्या मतलब है, इसी समझिए। जब हम कह रहे हैं कि यह सर्वोच्च है
तो इसमें एक और शब्द जोड़ दिया गया कि ये क्या है, सभी कानूनों में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कोई कब होता है, किसी को भी आप श्रेष्ठ कब मानते हैं? कोई व्यक्ति या कोई चीज तब श्रेष्ठ होती है जब उसके ऊपर कोई नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि भूल कर भी संविधान के विरुद्ध या संविधान का उल्लंघन करने वाला कानून नहीं बन सकता या संविधान का उल्लंघन नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या है, ये सभी कानूनों में श्रेष्ठ है, पद सोपान पे सबसे ऊपर है। इतना ही नहीं, ये देश की शासन व्यवस्था को लागू करता है। देवी मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि चाहे वो राष्ट्रपति की नियुक्ति से लेकर पटवारी की नियुक्ति हो, चाहे वो बड़े बड़े डील से लेकर आपके नजदीकी किसी किराना के दुकान पे दूध का दाम हो, सारी की सारी शासन व्यवस्था को नियंत्रित कैसे किया जाता है, संविधान के माध्यम से किया जाता है। इतना ही नहीं, ये वो बुनियादी नियम है जो इस खेल के मैदान की तरह है। जैसे हम लोगों ने अभी क्रिकेट का खेल समझने के लिए एक बनाया और बुनियादी नियम आपस में स्वीकार किए, इसी प्रकार से जब आपको देश चलाना होता है तो आप बुनियादी नियमों को किस रूप में स्वीकार करते हैं, संविधान के रूप में स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इसको और समझना चाहें तो हमें एक और फैक्ट नजर आता है। देखिए ये क्या है, ये एक खास प्रकार का संबंध स्थापित करता है और निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, कौन निर्णय ले सकता है, किस प्रकार के निर्णय ले सकता है, इस प्रश्न का उत्तर देने वाला आधिकारिक दस्तावेज, यानी कि जिसके पास ये अधिकार हो, जिसके पास ये पावर हो, वो वाला दस्तावेज क्या है, संविधान है। मुख्य तौर पे क्या है, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग या नागरिकों के बीच के संबंधों को स्थापित करता है। मैं और आप एक दूसरे से किस प्रकार पेश आएंगे। अगर मान लीजिए सड़क पर कोई चल रहा है और आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति उसको बुरी तरह से पीट रहा है, तो आप क्या करते हैं, सीधा रोकने का प्रयास करने का करेंगे। आप बोलेंगे क्या उसका, आप ये बोलेंगे कि मारना पीटना गलत है, पर क्यों मानेगा वो आपकी बात। फिर अंत में आप क्या बोलेंगे कि देखो इस व्यक्ति के पास भी प्राण का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और तुम्हारे पास भी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने अधिकार का दुरुपयोग करके इस व्यक्ति को पीड़ा दो, इस व्यक्ति को तकलीफ दो, दर्द पहुंचाओ। और जब व्यक्ति नहीं मानेगा तो आप कहां पहुंचते हैं, सीधा पुलिस पहुंचते हैं। पर पुलिस आपकी बात क्यों माने, आप बोलेंगे धारा वगैरह लिखी हुई है, आपको काम गड़बड़ नहीं मानेंगे, तो आप कहां पहुंचेंगे, कोर्ट पहुंचेंगे। कोर्ट आपकी बात क्यों माने, कोर्ट इसलिए नहीं मानेगा कि कानून में लिखा हुआ है, कोर्ट इसलिए भी मानेगा क्योंकि संविधान में ही ये बात दर्ज कर दी गई है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सबसे पहला किसी भी क्षेत्र में लोगों के आपसी संबंध कैसे होंगे, इसके बारे में निर्णय कौन लेता है, संविधान लेता है। इसके बारे में व्याख्या थोड़ी देर में मैं करूंगा जब हम लोग बड़े स्तर पर संविधान के प्रमुख कार्यों को समझेंगे, वहां पर इसकी व्याख्या करना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि मैं आपको एक अधिकार के माध्यम से, जो एनसीईआरटी चाहती है, एनसीईआरटी में इसी प्रकार से अधिकार के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। इतना ही नहीं, ये सरकार और लोगों के बीच संबंध को भी स्थापित करता है। मतलब एक तरफ संविधान समाज में लोगों के एक दूसरे से संबंध कैसे होंगे, ठीक है, पहला है कि जो हमारे लोग हैं इनके आपसी संबंध कैसे होंगे, इसका निर्णय संविधान ले रहा है। दूसरा ये बता रहा है कि एक तरफ हमारी सरकार और दूसरी तरफ हम भारत के लोग, इनके आपस में संबंध कैसे होंगे, इसका निर्णय भी कौन ले रहा है, इसके ऊपर भी रोशनी या प्रकाश कौन प्रदान कर रहा है, तो वो प्रदान करने वाला दस्तावेज भी संविधान है। इसीलिए जब कभी भी आप संविधान को समझने का प्रयास करते हैं तो आपको बड़े स्तर पर समझना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप आगे देखें तो ये कुछ क्षेत्राधिकार और सीमाएं भी सुनिश्चित करता है। मसलन संविधान की आरंभिक केवल इसका अर्थ है, अभी इसके डिटेल में हम नहीं गए हैं। मसलन जैसे मान लीजिए पहला, सरकार के अंगों का क्षेत्राधिकार क्या होगा। सरल शब्दों में अगर आप इसको समझना चाहें तो देखिए, जब कभी भी आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं सरकार, तो देखिए इसका अर्थ क्या है। सरकार को कई तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं। एक तरफ सरकार एक संस्था के रूप में भी कार्य करती है, ठीक है, यानी सरकार एक संस्थान है जो देश में या
देश में शासन व्यवस्था को दुरुस्त रखती है ना, शासन व्यवस्था को चलाती है। वहीं दूसरी तरफ एक और तरीका होता है सरकार को समझने का कि सरकार अपने आप में एक प्रक्रिया की तरह है। जैसे कि कोई कानून कैसे पारित होगा, सड़कों पर गाड़ियां कैसे चलेंगी, इन सब के बारे में प्रक्रियागत निर्णय कौन ले रहा है? सरकार ले रही। अब सरकार के 3 अंग होते हैं, है ना। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग होते हैं। अगर आप इसको समझना चाहें तो बड़ा सरल है। देखिए, सरकार का पहला अंग है जिसे हम बोलते हैं विधायिका। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये विधि से आ रहा है, मतलब कि ये किसी ना किसी रूप में कानून निर्माण से जुड़ा हुआ है। विधि का मतलब होता है कानून। ये हो गया सरकार का पहला अंग। भारत में विधायिका को हम लोग क्या बोलते हैं? कानून कौन बनाता है भारत में? तो भारत में आपके पास एक शब्द चलता है संसद। ठीक है, तो संसद हो गई हमारी विधायिका। दूसरा जो सरकार का अंग होता है वो कहलाता है कार्यपालिका। ठीक है, जिसे हम कभी कभी एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। ये हो गई हमारे यहां पर हमारी कार्यपालिका। मतलब ये क्या करती है? कार्य, कार्य शब्द आ रहा है, कार्यपालक के रूप में भी है। तो कानून को लागू करने का काम हो गया कार्यपालिका का। और फिर सरकार का एक तीसरा अंग होता है जिसे हम कहते हैं न्यायपालिका। देखिए, न्यायपालिका का अर्थ क्या हो गया? आमतौर पर अक्सर लोग जवाब दे देते हैं न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखना। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कार्य नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बुनियाद से आपको समझाना चाह रही है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है विवाद का समाधान करना। यह हमेशा याद रखिएगा, विवाद का समाधान या विवाद का निवारण। ठीक है, विवाद को निपटाना, सॉल्व करना। आप लोगों ने ये शब्द सुना ही होगा, सॉल्व करना। और इसको करते हुए वो कानून का सहारा लेती है। इसीलिए वो कभी कभी क्या कर देती है? कानून की व्याख्या भी करती है और हमारे अधिकारों को भी बचाती है। जब मान लो हमारे अधिकारों का हनन हो तो हम किसके पास जाते हैं? कोर्ट के पास ही जाते हैं ना, कि देखिए हमारे अधिकार का हनन हो गया वगैरह वगैरह। अब संविधान क्या करता है? संविधान इन तीनों अंगों के बीच में क्या क्षेत्र बटेगा कि कानून बनाने का काम विधायिका को दे देंगे, कानून लागू करने का काम कार्यपालिका को दे देंगे, और कानून की व्याख्या का काम न्यायपालिका को दे देंगे। ये जो विभाजन अभी आपके सामने हुआ ना, ये विभाजन कौन करता है? ये क्षेत्राधिकार कौन निकाल के लाता है? क्षेत्राधिकार निकाल के लाता है संविधान। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में क्षेत्राधिकार को बांटने का काम कौन करेगा? इनके बीच में क्षेत्राधिकार को बांटने का काम भी संविधान ही करता है। ये पहला चीज आपको समझना है। इतना ही नहीं, सरकार का क्या प्राधिकार होगा, मतलब सरकार क्या कर सकती है, समाज में किस चीज को लागू कर सकती है, कौन से कानून बना सकती है, आपके अधिकारों पर कितनी सीमाएं लगा सकती है, इन सब चीजों के बारे में सरकार को निर्णय देने का अधिकार मिलता है। तो सरकार की शक्ति और प्राधिकार कहां तक होंगे, इसके ऊपर भी कौन सीमाएं लगाता है? तो संविधान ही लगाता है। और साथ में ये नागरिकों के अधिकार और उनकी सीमाओं को भी निर्धारित करता है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको अगर एग्जांपल से बताऊं, मान लीजिए यहां पर 4 लोग खड़े हैं। ठीक है, मान लो ये हो गया हमारे व्यक्ति नंबर 1, ये हो गए हमारे व्यक्ति नंबर 2 और ये हो गए हमारे व्यक्ति नंबर 3। ठीक है, अब मान लीजिए हम लेके एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि इनका नाम है क, इनका नाम है ख और इनका नाम हो गया ग, है, इनका नाम ग हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि क जो है वो एक पुरुष है, मान लीजिए ये हो गए मेल, ये दोनों महिलाएं हैं, ये लोग है विमेन। ठीक है, अब क कहते हैं कि मैं इन दोनों का दमन करूंगा, तो क्या ये अच्छी चीज है? क्या इनका दमन होना चाहिए? बताइए। या अगर मान लीजिए हम ऐसे कर दें कि यही लोग हैं हमारे पास मेल, ये दोनों मेल हैं,
ये हो गई हमारे पास फीमेल या महिलाएं, ठीक है, और ये दोनों मिलके कह रहे हैं कि नहीं, महिला मान लीजिए कहे कि हम इनका दमन करेंगे। तो मुझे बताइए क्या ये दमन होना चाहिए? क्या हमें एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध रखना चाहिए? या मान लीजिए ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये लोग सबल हैं और ये व्यक्ति दिव्यांगजन है, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि जो दिव्यांगजन व्यक्ति है उसके अधिकारों का हनन किया जाए? या हमारे पास एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जो सभी के अधिकारों को सुनिश्चित करे? और वो क्या सुनिश्चित करे? मुख्य तौर पर एक तरफ ये सुनिश्चित किया जाए कि व्यक्ति के पास अधिकार हैं, ये पहला सुनिश्चित किया जाए। दूसरी तरफ यह सुनिश्चित किया जाए कि ये अधिकार सभी के पास समान रूप में उपलब्ध हैं। जब तक हम दूसरा सुनिश्चित नहीं करते तब तक पहला असली स्तर पर कभी भी लागू नहीं हो सकता। मान लीजिए मेरे पास अधिकार हैं, सबके पास अधिकार है, लेकिन कुछ लोग जो है ज्यादा बेहतर तरीके से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ एकदम दुर्बल की तरह कि मुझे इतना मौका नहीं मिल रहा, तो क्या मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ? उत्तर है बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए सभी को समान रूप से मिले तो संविधान क्या करता है? अधिकारों पर सीमाएं भी डाल देता है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां से आपका एक PYQ निकलता है, याद रखिएगा। एक तरफ संविधान सरकार की शक्ति और प्राधिकार पर सीमाएं लगा रहा है, इसको ऐसे समझिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि संविधान सीमाएं लगाता है, सीमित करता है। एक तरफ संविधान सरकार को सीमित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ संविधान नागरिकों के अधिकार को भी सीमित कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दोनों कर रहा है ना? इस पे भी सीमाएं लगाई जा रही हैं। अब आप सब लोग अपने दिमाग में एक सवाल रखिए, क्या ये दोनों एक ही बातें हैं या इन दोनों में एक अंतर है? क्या हम यहां पर समान बात कर रहे हैं या इन दोनों में अंतर है? तो उत्तर है इन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? जब संविधान सरकार पर सीमा लगाता है तो वो वहां पर नागरिकों के अधिकार को बचा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके अधिकारों का सबसे ज्यादा हनन कौन करता है? ये गुंजाइश रहती है कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति कर डाले, लेकिन ये व्यक्ति अगर सत्ता में हो तो ज्यादा चांस बनता है। अगर नागरिकों के अधिकारों पर सीमाएं लगाई जा रही हैं तो वो क्यों लगाई जा रही हैं? वो इसीलिए लगाई जा रही हैं कि सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार मिल सकें। अब मैं आपको समझाता हूं फिर से कि इसका क्या अर्थ हुआ, क्योंकि यहीं पर यूपीएससी आपसे एक डिफिकल्ट सवाल पूछता है। देखिए, मान लीजिए कि ये एक पार्क है, ठीक है, ये एक मान लीजिए बगीचा है या कुछ भी कह लीजिए, है ना, एक पार्क है जहां पे लोग जाते हैं और बैठते हैं। इस पार्क में हर किसी को आना चाहिए, हर किसी को बैठने का मौका मिलना चाहिए। संविधान ने स्पष्ट किया हुआ है कि ये एक, मान लीजिए हम कह देते हैं कि ये पार्क क्या है? एक सार्वजनिक पार्क है, ठीक है, ये क्या है? सार्वजनिक पार्क है। अब इस पार्क में हर व्यक्ति चाहे तो जाके बैठ सकता है या रह सकता है, अपना बैठ सकता है, खेल सकता है। मान लीजिए कुछ लोग बोलने लग जाएं कि हम इस पार्क में आ सकते हैं पर आप नहीं आएंगे क्योंकि आपका कद छोटा है, क्योंकि आपका रंग सांवला है, आप किसी जाति विशेष से हैं तो आप नहीं आएंगे। अब वो कह क्या रहे हैं? वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। सार्वजनिक है तो हम सीधा लड़ लेंगे कि नहीं, सार्वजनिक है तो सबको आना चाहिए। अब मान लीजिए कि ये एक निजी स्थल है और वहां पर इस प्रकार का भेदभाव किसी महिला के साथ हो रहा है कि आप इस रूम में नहीं आएंगे, आप इस घर से बाहर नहीं जाएंगी, इस तरह का चीज होने लग जाए, तो हमें क्या समझ में आता है कि जब कभी भी आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं तो दूसरे के अधिकार कम हो जाते हैं। इसीलिए संविधान क्या करता है? सभी के अधिकारों पर एक उचित सीमा लगाकर इन्हें सबके लिए समान रूप से खोल देता है। संविधान जब अधिकारों पर सीमाएं लगाता है तो इसका कहीं से भी यह अर्थ नहीं है कि वो ये काम सरकार के लिए कर रहा है। जी नहीं,
वो ये काम इसीलिए कर रहा है कि सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार मिल सके। मेरे ख्याल से अब आपको ये बात समझ में आई होगी। वापस चलते हैं। अब देखिए, सरकार के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसे संविधान का पालन करना होता है। क्यों? क्योंकि ये देश का मौलिक कानून है। मतलब क्या है इसका? इसका पहला मतलब हुआ कि संविधान में लिखे हुए कानूनों के अनुसार ही सरकार को कार्य करना होता है। यदि सरकार संविधान से विपरीत कार्य करती है तो सरकार द्वारा किए गए ऐसे कार्यों को गैर कानूनी और असंवैधानिक माना जाता है कि यह गलत काम किया है सरकार ने। इसीलिए कहते हैं कि जो देश को शासन किया जाए या देश पे किस प्रकार नियम कायदे कानून लागू किए जाएंगे, इन सभी चीजों का स्रोत क्या है? संविधान है। तो ये एक आरंभिक समझ है संविधान को लेकर। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ नई जानकारियां आती हैं। जैसे अगर इस प्रश्न पर सोचा जाए कि किसी भी संविधान के ये दो प्रमुख तत्व क्या होते हैं, यहां से यूपीएससी आपसे कई बार एक बड़ा ही अच्छा पीवाईक्यू पूछ सकता है। तो अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर खोजना हो कि वो दो प्रमुख तत्व कौन से हैं जो लगभग प्रत्येक लोकतांत्रिक संविधान में मौजूद होते हैं। मान लीजिए मैं कहूं कि किसी देश में लोकतंत्र है और ऐसे लोकतांत्रिक समाज में अगर संविधान है तो संविधान के दो तत्व क्या होंगे? तो हमेशा याद रखिएगा, पहला तत्व होता है कि संविधान सरकार को सीमित करता है। यह शब्द आपको बार बार आज इस क्लास में आप गुजरेंगे। क्यों? क्योंकि यही शब्द आपको सबसे ज्यादा समझना है। यह सरकार को सीमित करता है। अब एक प्रश्न बनता है कि सरकार को कैसे सीमित करता है? तो देखिए, इसके कई तरीके हैं। एक तरीका है कि यह सरकार की शक्तियों पर लगाम लगा देगा। ध्यान से देखिए, सरकार की शक्ति को सीमित कर दे। अब यह कैसे कर सकता है? तो सरकार की शक्ति को सीमित करने का तरीका, एक बड़ा सुंदर तरीका है कि सरकार की शक्ति को बांट दीजिए, है ना? ऐसे समझिए इसको। मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करके समझाता हूं। मान लीजिए मैं आपके पास दो मॉडल बनाऊं, ठीक है? एक मॉडल हम लोग लेते हैं ये वाला। आइए देखते हैं इससे। अगर मैं ऐसे एक आपको ट्रायंगल बना के दिखाऊं और कहूं कि रुकिए अगर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ना? एक हमारे पास त्रिभुज आ गया। अब ये हो गया एक प्रकार से एग्जाम्पल के लिए, ये हमारे पास हो गया सरकार, ठीक है? ये सरकार का शिखर है, सबसे ऊपर। इसके नीचे जितने भी पॉइंट्स हों, जो भी पॉइंट्स हैं, वो सब क्या हैं? इसके अधीन है। मान लीजिए पूरी की पूरी हमारी सरकार है और इस सरकार को अगर आप एक मॉडल से देखें तो ये अंत में कहां पहुंच जा रही है? ये अंत में पहुंच जा रही है इस पॉइंट पर। अगर ये सरकार है तो हम एक तरीका समझ सकते हैं कि ये क्या हो गया? हमारा एक सत्ता है ना? ये शक्ति है। और ये शक्ति क्या हो रही है? ये एक तरफ, एक पॉइंट की तरफ केंद्रित हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? इसका एक केंद्रीयकरण हो रहा है, यानी सरकार की शक्ति एक पॉइंट पे जाके एकदम सिकुड़ जा रही है। मतलब क्या हुआ? सारी की सारी शक्तियां किसी एक पॉइंट पे पहुंच गई हैं। यह होता है असीमित सरकार का मॉडल। लेकिन अब इसी के सामने एक और मॉडल बना दिया जाए। मान लीजिए हम लोग ऐसे प्रयास करते हैं, एक हम रेक्टेंगल लेते हैं और मैं एक बड़ा सा एक रेक्टेंगल खोल देता हूं, ठीक है? ये ऐसे हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि तीन रेखाएं खींच दें। यही ट्रायंगल था, अब इसको रेक्टेंगल बना दिया है, चतुर्भुज है। एक हमने खींच दिया ऐसे, एक और दो कर दिया, ठीक है? अब हमने क्या किया, ये हो गया कार्य नंबर 1, ये हो गया कार्य नंबर 2 और ये हो गया कार्य नंबर 3। कार्य नंबर 1 से जुड़ी हुई शक्ति नंबर 1, कार्य नंबर 2 से जुड़ी हुई शक्ति नंबर 2 और कार्य नंबर 3 से जुड़ी हुई शक्ति नंबर 3।
कार्य नंबर 1 हो गया कानून बनाना, ठीक है, क्या हो गया ये, कानून बनाना। कार्य नंबर 2 हो गया कानून को लागू करना, ठीक। और कार्य नंबर 3 हो गया, अभी के लिए मान लीजिए, कानून की व्याख्या करना। आप सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ गया हूं। यानी एक हमने बना दिया विधायिका, समझ में आ रहा है ना, एक हमने बना दिया कार्यपालिका, और एक हमने बना दिया न्यायपालिका। अब आप दोनों मॉडल्स में देखिए, ये दोनों सरकार के ही मॉडल हैं। एक है सरकार का ये मॉडल जहां पे ये तीनों कार्य एक पॉइंट से किए जा रहे हैं, यहां पर शक्ति है केंद्रित। और एक है सरकार का दूसरा मॉडल जहां पे इस शक्ति को बांट दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी भी आपको सीमित सरकार बनानी हो तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है सरकार के अंगों के बीच में संबंध स्थापित कर दिया जाए, सरकार के अंगों के बीच में शक्ति को बांट दिया जाए। जैसे ही विभाजन हो जाएगा, विकेंद्रीकरण हो जाएगा, कोई भी एक अंग इतना शक्तिशाली या कोई भी एक व्यक्ति, कोई पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं हो जाएगा कि वो असीमित शक्तियां अपने अधीन या अपने अंदर एकत्रित कर ले। इसके अलावा एक और तरीका होता है, वो क्या है कि आप ये तो करें ही, लेकिन इन तीनों कानूनों के ऊपर भी एक बड़ा कोई कानून लगा दीजिए कि सरकार ये काम कर सकती है, लेकिन इन सभी कामों को करते हुए सरकार मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, ठीक है, इसका या इसके विरोध में कार्य सरकार नहीं कर सकती। जैसे ही आप मूल अधिकारों को सरकार के ऊपर लगा देते हैं तो आपने सरकार को फिर से सीमित कर दिया। यानी सरकार के सारे क्रियाकलाप यदि मूल अधिकारों का हनन करते होंगे तो ये क्रियाकलाप भी अपने आप बंद कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से हम कहते हैं कि किसी भी संविधान में एक होता है सीमित सरकार और दूसरा होता है सरकार और नागरिकों के बीच के संबंधों को स्थापित करना। जैसे मौलिक अधिकारों के माध्यम से सीमित किया जाता है या शक्ति विभाजन के माध्यम से सीमित कर दिया जाता है। अब यहां पे एक और पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए, माना कि मौलिक अधिकार हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मौलिक अधिकार असीमित हैं। कभी भी यह आपको नहीं सोचना है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं होते हैं बल्कि सीमित होते हैं। इसीलिए इनके ऊपर सरकार क्या कर सकती है, उचित प्रतिबंध लगा सकती है। इन उचित प्रतिबंधों को कभी कभी युक्तियुक्त निर्बंधन भी कहा जाता है। सिंपल बात कहें तो इनके ऊपर एक प्रकार से सीमाएं लगाई जा सकती हैं, लेकिन यह सीमा कब लगेगी, यह सीमा कितने समय के लिए लगेगी, यह सीमा किन परिस्थितियों में लगेगी, ठीक है, देखते चलिएगा। कब लगेगी, कितने समय के लिए लगेगी, किन परिस्थितियों में लगेगी, यह सीमा के दौरान इसका चरित्र कैसा होगा और इस सीमा को कब वापस ले लिया जाएगा, सीमा कहां पर लगाया नहीं जा सकता, इन सभी के बारे में वर्णन भी कहां मौजूद होता है, संविधान में ही मौजूद होता है। मतलब भले ही सीमा सरकार लगा रही हो, उसको रोक रही हो, लेकिन इसके बारे में भी आधार कहां होगा, संविधान में होगा। इसीलिए कभी भी यह मत सोचिएगा कि मौलिक अधिकारों पर संविधान जब सीमा लगाता है तो वो सरकार के लिए लगा रहा है। जी नहीं, ये सीमाएं इसीलिए लगाई जाती हैं कि सभी लोग अपने अधिकारों को एक समान रूप से उसका आराम से उपयोग कर सकें। उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे पास अपने शरीर को लेकर एक अधिकार है, मैं चाहूं तो ऐसे हाथ हिला सकता हूं, है ना। लेकिन अभी मान लीजिए कोई मेरे सामने आ जाए और मैं इस प्रकार से करते चलूं तो जाहिर सी बात है मेरे हाथ उनके गाल पर, उन्हें चोट लग जाएगी, उनको दुख होगा, दर्द होगा। तो क्या मैं ये कहूं कि मैं अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा था? जी नहीं, मेरे पास ये अधिकार नहीं है कि मैं उन्हें एक तमाचा मार दूं अपने अधिकारों को चलाने के लिए। यानी मेरे मूल अधिकार केवल आपकी नाक तक हैं। जहां से आपकी नाक शुरू हुई वहां मेरे मूल अधिकार तुरंत रुक जाते हैं और आपके मूल अधिकार भी केवल मेरी नाक तक हैं। इस तरीके से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला जो एक प्रश्न बनता है वो है कि लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर होता है। जैसे कि
मान लीजिए अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि बुनियादी फर्क क्या है इन दोनों में, काम तौर पर अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो देखिए अधिकांश देशों में आज के समय में लिखित संविधान है। अधिकांश देशों में लगभग आप कहें तो अगल बगल ही देखिए, मैं से मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं तो आज के समय में अगर हम देखें तो एक हमारे पास है भारत, भारत में क्या है, लिखित संविधान है। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो आपको पाकिस्तान में भी क्या मिलेगा, लिखित संविधान है। यदि हम थोड़ा दूर की बात करें तो जर्मनी में भी क्या है, लिखित संविधान है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप देखें तो श्रीलंका में भी लिखित संविधान है। मतलब आसपास के देशों में हम देखें तो हमारे पास एक लिखित संविधान वाले देश ज्यादा हैं। ठीक है, अधिकांश देशों। लेकिन ये है क्या, जब हम बात करते हैं कि शब्द है लिखित तो इसका अर्थ क्या होता है, मुख्य बात तो अर्थ पकड़ने वाला है ना। तो देखिए इसका क्या अर्थ है। एक शब्द आप देख रहे होंगे संहिताबद्ध दस्तावेज, जिसमें राज्य के बारे में प्रावधान शामिल होते हैं, ये एक शब्द है। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा। कायदे से मान लीजिए ये संविधान है, ठीक है, ये हमारा संविधान है। अब इस संविधान में कई सारी बातें लिख दी गई हैं, दर्ज कर दी गई हैं, और जब आप इन पूरे के पूरे अनुच्छेदों से गुजरते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि संविधान के अंदर यदि आप शुरुआत में देखेंगे तो हमें मिलता है प्रस्तावना, उसके बाद हमें मिलता है संघ और राज्य क्षेत्र, फिर हमें मिल जाता है नागरिकता के बारे में वर्णन। जैसे ही नागरिकता से आगे बढ़ेंगे आपको मिल जाएगा मूल अधिकार। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व, यानी कि संविधान में एक एक चीज को बड़े ही अच्छे से व्याख्यायित कर दिया गया है। फिर आता है आपका मूल कर्तव्य, और जैसे ही हम मूल कर्तव्य से आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखता है संघ के स्तर पर सरकार का वर्णन शुरू हो गया। मतलब किया क्या गया, बहुत सारे कानूनों को एक जगह लाके इकट्ठा कर दिया गया। यही ना हुआ है कि ये अलग प्रकार से थे, प्रस्तावना अलग थी, संघ राज्य क्षेत्र का विचार अलग था, कानून कैसे बनते हैं नागरिकता के वो अलग थे, मूल अधिकार अलग थे। इन सबको एक साथ लाकर एक बड़े दस्तावेज का भाग बना दिया गया। जब आप एक साथ एकत्रित करते हैं उसी को हिंदी में कहा जाता है संहिताबद्ध किया जाना। यही है इसका मतलब। एनसीईआरटी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है संहिताबद्ध होना, मतलब कि आपने एक साथ इन सबको एकत्रित कर दिया और इसके में राज्य के बारे में प्रावधान शामिल है कि राज्य का चरित्र कैसा है, कैसे निर्माण होगा। जब राज्य इन सब का पालन करता है इस एकत्रित किए हुए दस्तावेज को, उसे हम कहते हैं लिखित संविधान। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे लिए है हमारा अपना भारत। इसके अलावा एक होता है अलिखित संविधान। देखिए जहां अलिखित संविधानों की बात है आपको गौर किस पे करना है, तो मैंने एक शब्द लिखा हुआ है लंबी श्रृंखला, वाकई बहुत लंबी। अगर आप अतीत में जाएंगे तो सबसे अच्छा उदाहरण इसका है इंग्लैंड। देखिए इंग्लैंड में भारत की तरह लिखित संविधान नहीं है, वहां पे अलिखित संविधान है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वहां पर कानून किसी भी रूप में लिखित रूप में मौजूद नहीं है। जाहिर सी बात है वो मौजूद है, पर एक अलग रूप से मौजूद है। मसलन आपको दिखेगा कि दस्तावेजों की लंबी श्रृंखला है, फैसलों या निर्णयों की लंबी श्रृंखला है, और जब आप इन सबको एक साथ ले आते हैं तो सामूहिक रूप से इसे क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो बहुत पहले वहां पर 1215 के आसपास चले जाएं तो मैग्ना कार्टा नाम की चीज हुई थी। अब उस मैग्ना कार्टा के बाद से, ध्यान रखिएगा ये बहुत पहले की बात है, मैग्ना कार्टा को कई बार विश्व का पहला संविधान भी कहा जाता है। अगर मान लीजिए कभी कोई आपसे पूछे कि विश्व का पहला संविधान कौन सा था, तो आपका उत्तर स्पष्ट होना चाहिए, इसका पहला उत्तर है मैग्ना कार्टा। ये यूपीएससी लेवल का आपको पता है, जानकारी होनी चाहिए। एनसीईआरटी में भी इसका एक छोटा सा जिक्र मिलता है। देखिए मुख्य बात क्या है, मैग्ना कार्टा बहुत साल पहले किया गया। अब मैग्ना कार्टा के बाद से जितने भी निर्णय वहां हुए होंगे उन सबकी श्रृंखला को जब आप सामूहिक रूप से एक साथ लाते हैं, भले ही उसे एक ही किसी कानून में संहिताबद्ध ना किया जाए, एक किताब उसकी न बनाई जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अलिखित संविधान वाला देश। तो इस प्रकार से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए।
अब आप आगे बढ़ते हैं और अब हम नए प्रश्नों की तरफ गुजरने के लिए शुरू करते हैं। जी, तो अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है कि किसी भी देश को, जब हम आम तौर पे राज्य व्यवस्था से समझेंगे, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। यह बड़ा ही एक गंभीर प्रश्न है और यहां से यूपीएससी ने कई बार सवाल निकाले हैं जिससे हमें समझना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो हमारी समझदारी भी थोड़ी कमजोर रहेगी, यानी हम संविधान के बारे में बहुत अच्छे से एक जानकारी नहीं ले पाएंगे, एनसीईआरटी लेवल की तो खास तौर पे। देखिए, इस प्रश्न को उत्तर देने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन बिंदुओं पर गौर करें। सबसे पहला, संविधान वो दस्तावेज है जो हमें आदर्श प्रदान करता है। आदर्श क्या होते हैं? सरल शब्दों में, आदर्श वह मूल्य और सिद्धांत हैं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। आदर्श हमेशा भविष्योन्मुखी होते हैं, मतलब हम भविष्य, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर मैं यहां लिख दूं प्रस्तावना, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऐसे तमाम आदर्श मौजूद हैं जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। मसलन, हम चाहते हैं कि देश में न्याय हो, ये उसमें लिखा हुआ है। संविधान हमें यह बता रहा है कि व्यक्तियों के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना। इसी प्रकार संविधान ये कह रहा है कि देश में समता, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समता होनी चाहिए, ये होना चाहिए। इसी प्रकार उसमें लिखा हुआ है कि भारत के लोगों के बीच में बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए। और देश की जो एकता है वो केवल नक्शे पे नहीं है, वो मानव चरित्र में है। कैसे? क्योंकि भारत में व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। अब आप जरा सोचें तो साफ दिख रहा है कि ये ऐसे आदर्श हैं जो हमारा संविधान प्राप्त करना चाहता है। यानी संविधान क्यों जरूरी है? क्योंकि संविधान वो ऐसा दस्तावेज होता है, एक ऐसा दस्तावेज, आरंभिक और आधिकारिक दस्तावेज, जो नागरिकों एवं लोगों को आदर्श प्रदान करता है। इतना ही नहीं, एक और कारण है कि संविधान क्यों जरूरी है। मसलन, संविधान का समाज और समाज की संरचना से संबंध है। संविधान एकमात्र दस्तावेज है जो समाज की मौलिक प्रकृति का निर्णय करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको यहां समझने का प्रयास करते हैं। मैं आप लोगों को एक बार ले चलता हूं उदाहरण के लिए, ताकि आप समझ पाएं। औपनिवेशिक समय में जब भारत गुलाम था, अगर आप औपनिवेशिक समय की बात करें, फिर चाहे वो भारत हो या फिर दक्षिण अफ्रीका हो, दोनों के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो क्या आपने कभी इसके बारे में नहीं सुना है कि अंग्रेज जो थे वो भारतीयों के साथ एक प्रकार का बड़ा ही गलत व्यवहार करते थे, एक अंतर बरकरार रखते थे, दूरियां भी बना के रखते थे, एक नस्लीय उनकी पूरी की पूरी भेदभाव की नीति चलती थी। साफ बात ये होता है। इतना ही नहीं, अगर आप दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो आपको महात्मा गांधी का किस्सा तो याद ही होगा कि महात्मा गांधी जा रहे थे ट्रेन से, लंदन से पढ़े हुए बैरिस्टर, मतलब कानून की पढ़ाई लंदन से करके हैं, ट्रेन में फर्स्ट क्लास की टिकट खरीद के जा रहे हैं और एक गोरा अंग्रेज आता है, बोलता है कि तुम यहाँ कैसे बैठ सकते हो, और फिर पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर उनको सामान सहित नीचे फेंक दिया जाता है, उतरने का मौका भी नहीं दिया जाता। शुक्र मनाइए प्लेटफॉर्म पर फेंका था, अंग्रेजों का बस चलता था वो तो चलती ट्रेन से फेंक सकते थे। शुक्र मनाइए कि गांधी जी के साथ ये नहीं हुआ, वरना आज तो भारत एकदम अछूता रह जाता। ये भी सोचने वाली बात है कि शुक्र है कि वहां स्टेशन था। हमें क्या समझ में आता है कि आप अगर देखें तो औपनिवेशिक समय में इस प्रकार की असमानता को, है ना, ये असमान व्यवहार या जो भेदभाव आधारित व्यवहार है,
इसे क्या माना जाता था? सही माना जाता था। इतना ही नहीं, थोड़ा और अगर अतीत में चल लें तो आपने शायद इसका नाम भी सुना होगा, दास प्रथा, है ना? ये भी आपने सुना होगा, दासत्व, कि कुछ लोगों को दास माना जाता था। ये सब क्या है? ये किसी समाज की एक मौलिक प्रकृति होती है। भारत के संदर्भ में यदि आप बात करें तो आपने शायद भारत में ये जरूर सुना होगा जिसे हम कहते हैं अस्पृश्यता, या फिर जिसे छुआछूत कहा जाता है, अनटचेबिलिटी, ये प्रथा। आप लोगों ने शायद इसके बारे में सुना हो, बंधुआ मजदूरी, यानी कुछ लोगों को बंधक बनाकर मजदूरी करने के लिए बार बार उनके ऊपर दबाव बनाया जाए और उनके परिवारजनों को भी इसी काम में धकेल दिया जाए। ये सब क्या दर्शाता है? ये किसी समाज के मौलिक प्रकृति को दर्शाते हैं। संविधान क्या करता है? जैसे ही आप इधर देखेंगे आपको समझ में आता है कि ये मूल सिद्धांत और आदर्श एकदम इसके विपरीत हैं। यानी संविधान समाज की संरचना, उसकी मौलिक प्रकृति का निर्णय करता है कि हम कैसा देश अब बनाएंगे, हम कैसा समाज अब बनाएंगे। मतलब संविधान केवल सरकार के बारे में नहीं होता है, संविधान देश का निर्माण भी करता है। इतना ही नहीं, संविधान इसलिए भी काफी कमाल का दस्तावेज है क्योंकि इसमें सभी मतों को जगह मिलती है। देखिए होता क्या है, आमतौर पर जब आप देखेंगे तो संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जो सर्वसम्मति से निकलता है। मतलब सर्व आधार पर सभी लोग सहमत हों, सभी के मतों को जगह मिली हो, उसके बाद ही लोग संविधान को मान पाते हैं। और चूंकि संविधान सभी मतों को जगह प्रदान करता है, इसीलिए वो इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है। याद रखिएगा, ऐसे तमाम संविधान जो केवल कुछ मतों के आधार पर बना दिए गए या कुछ लोगों ने बनाया और दूसरों पर उसको थोप दिया, ऐसे संविधान कभी भी लंबे समय तक नहीं चले हैं। आप लोग अगर यहाँ पे एक नई जानकारी लेना चाहें एनसीईआरटी के लेवल से, तो हमेशा याद रखिएगा कि दक्षिण एशिया के संदर्भ में, है ना, अगर मान लीजिए हम लोग बात करें, ठीक है, अगर मान लीजिए हम ऐसे भारत के बारे में सोचने का देखें तो भारत के इर्द गिर्द तो तमाम ऐसे देश हैं जहां पे लोकतंत्र है बड़ी मजबूती से नहीं रहा है। मान लीजिए पाकिस्तान के बारे में सोचे, वहां तो लोकतंत्र नहीं रहा, है ना। मान लीजिए आप अफगानिस्तान सोचिए, क्या हालत है आजकल। आप बांग्लादेश देख लीजिए, एक समाना था जब बड़ा विषम परिस्थितियां थी। अभी देख लीजिए श्रीलंका कितनी मुसीबत से गुजरा है। तो हमें क्या समझ में आता है कि भारत के इर्द गिर्द तमाम ऐसे देश रहे हैं जहां पर लोकतंत्र और संविधान लंबे समय तक नहीं चल पाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे संविधान बनाते हुए सभी के मतों को जगह नहीं दिया गया था। परंतु भारत में संविधान सभा के माध्यम से सभी के मतों को जगह दी गई, इसीलिए यहां पर संविधान इतना लंबा टिक पाया है। तो संविधान क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सभी के मतों को उचित स्थान प्रदान करता है। इतना ही नहीं, चूंकि ये सभी के मतों को उचित स्थान प्रदान करता है, ये एक नई प्रकार की राजनीति को आगे बढ़ाता है जिसे कहा जाता है सर्वसम्मति उन्मुख राजनीति। मतलब हमारे देश के क्या आदर्श होंगे, हमारे देश के भविष्य का निर्माण कैसे होगा, इन सब के ऊपर संविधान ये प्रयास करता है कि सभी जन क्या हो जाएं, सहमत हो जाएं। दबाव की जगह सहमति से निर्णय लिया जाए। इसीलिए संविधान को किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। इतना ही नहीं, जब हम इसमें एक और पॉइंट जोड़ दें जिसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक समाज और संविधान, तो संविधान किसका निर्माण करता है? एक सीमित सरकार का निर्माण करता है। अब देखिए, सबसे पहले यहां पर 3-4 शब्दों को समझने का प्रयास करना है। एक तरफ हमारे पास आ रहा है एक शब्द लोकतंत्र, है ना। मैं एक एक करके शब्द यहां लिखता हूं क्योंकि यहां से भी यूपीएससी कई प्रकार के प्रश्न पूछता है। एक तरफ है लोकतंत्र, इसी से जुड़ा हुआ शब्द है लोकतांत्रिक समाज, फिर है संविधान, आधारभूत कानूनी दस्तावेज जिससे देश की शासन प्रणाली का संचालन होता है, और फिर एक शब्द है सीमित सरकार। देखिए, जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र दरअसल सरल शब्दों में निर्णय निर्माण की एक प्रक्रिया है। ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको अपने घर में कोई डिसीजन लेना है और आपसे कोई कहे कि जो मैं कहूंगा वही होगा, तो उससे आप लोकतांत्रिक डिसीजन नहीं ना मानेंगे।
लेकिन वहीं कोई है कि चलो सब लोग मिल बांट के बातचीत करके डिसीजन ले लेते हैं, और जो अच्छा डिसीजन होगा उसको मान लिया जाएगा, उसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक निर्णय। तो लोकतंत्र दरअसल निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है, इसमें चर्चा पर बहुत जोर दिया जाता है, मतलब चर्चा के माध्यम से लोकतंत्र आगे बढ़ता है। और फिर आप लोगों ने एक सुना ही होगा, लोकतंत्र का एक बड़ा पुराना अर्थ है जनता द्वारा सरकार, जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार, है ना। इस प्रकार से आपने इसके बारे में सुना है। लेकिन लोकतंत्र में खास तौर पर, जब बड़े स्तर पे आप सोचेंगे तो लोकतंत्र में खास तौर पर आवश्यकता होती है और समझते हैं कि नागरिक इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग जरूर लेते हैं। यह आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि या तो नागरिकों की भागीदारी प्रत्यक्ष होती है या उनकी भागीदारी अप्रत्यक्ष होती है। खास तौर पे किस रूप में? जब हम सरकार के संचालन या कार्यकलाप में भागीदारी की बात करते हैं। लेकिन इसके निहितार्थ क्या है, यह प्रश्न मैंने आपके लिए रखा है। क्यों? क्योंकि यहीं से यूपीएससी ने एक बार बड़ा कमाल का सवाल पूछा था, जिसको आज हम लोग चर्चा करने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, जब हम प्रत्यक्ष भागीदारी की बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा? अभी की बात कर लीजिए। अभी के समय में भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, है ना, 2024 के लिए। तो जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो हमें क्या पता लगता है कि लोकसभा चुनाव के माध्यम से जनता जाती है, वोट डालती है और चुनती है कि हमारे प्रतिनिधि कौन होंगे जो निर्णय लेंगे हमारे लिए। अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो जाहिर सी बात है, जब सरकार कोई कानून बना दे या मान लीजिए निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग कह रहा है कि आइए मतदान कीजिए, और हम बड़े ही अच्छे तरीके से मतदाता को अपनी भूमिका निभाएं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, तो हम क्या बोलेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारी भागीदारी हो रही है। जब सरकार कानून पर जनता की राय मांगे और हम अपनी राय उसको दे दे तो हम क्या बोलते हैं कि सरकार के साथ हम अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी कर रहे हैं। जब आप ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं तो आप अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी कर रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आमतौर पर लोकतंत्र ये मान के चलता है कि सभी लोगों में एक प्रगतिशील और बौद्धिक क्षमता है और कि वो बेहतर निर्णय ले सकते हैं, और इस प्रगतिशील और बौद्धिक क्षमता पर विश्वास करके ही लोकतंत्र आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से जब आप लोकतांत्रिक समाज की बात करें तो इस क्षमता का तब तक विकास नहीं हो सकता, जो उनके दिमाग में एक बौद्धिक क्षमता है, इसका विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक नागरिकों को या लोगों को स्वतंत्रताएं प्रदान नहीं की जाती। जब आप उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करेंगे तभी तो वो एकदम निर्भीक होकर अपना निर्णय लेंगे ना। जब आप उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करेंगे तभी तो वो आगे बढ़ चढ़कर एकदम भागीदारिता में विश्वास करेंगे और अपना भागीदारिता बढ़ाते हुए कहेंगे कि हाँ, हमें भी सरकार बनाने में योगदान देना है। अपनी बात को कह पाएंगे, अभिव्यक्त कर पाएंगे, बोल पाएंगे, है ना, अपना दिमाग खुल के बता पाएंगे, आलोचना भी कर पाएंगे। जब आप इस प्रकार से उन्हें अधिकार नहीं देंगे तब तक कहीं से भी लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। ये एनसीईआरटी हमें समझाती है। इसीलिए जब आपको चाहिए कि इन्हें स्वतंत्रताएं मिलें तो इन स्वतंत्रताओं को सबसे ज्यादा जरूरी है सरकार से बचाया जाए। इसीलिए लोकतंत्र में आप देखेंगे कि मौलिक अधिकारों के माध्यम से, जैसे कि अनुच्छेद 14, इनके माध्यम से सरकार के ऊपर क्या लगाया जाता है? एक सीमा को लगा दिया जाता है कि सरकार किसी के भी विरोध में, अनुच्छेद 14 से मतलब हुआ विधि के समक्ष समता, सरल शब्दों में विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं, सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं। यानी सरकार किसी के भी साथ कानून के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। इस प्रकार से हमें दिखता है कि लोकतांत्रिक समाजों में संविधान की एक विशेष भूमिका है कि यह सीमित सरकार का गठन करता है। हालांकि ये यहीं तक सीमित नहीं है। अगर आप देखें तो हमें एक और चीज समझना चाहिए। यहां मैंने लिखा है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। देखिए, संविधान से आप एक और बात को पकड़ के रखिए। यह सत्य है कि सरकार से सुरक्षण करना आवश्यक है। यह भी इतना ही सत्य है कि आमतौर पर समाज में कई बार ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को अधिकार नहीं देना चाहते, या कभी कभी समाज ऐसे राह पर चलने लगता है कि वहां पे दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का हनन हो जाए। जैसे मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं बहुसंख्यक के अत्याचार का,
तो आपने शायद इस देश का नाम तो सुना ही होगा, जर्मनी। और जर्मनी का नाम सुनते हुए आपने एक व्यक्ति का नाम जरूर सुना होगा, एडोल्फ हिटलर, है ना, इनका नाम जरूर सुना होगा। एडोल्फ हिटलर ने किया क्या था? इन्होंने वहां के यहूदियों के अधिकारों का दमन कर दिया था, उसे समाप्त कर दिया था, उनके ऊपर अत्याचार किया था। संविधान क्या करता है? इस प्रकार के बहुसंख्यकवादी अत्याचार और प्रभुत्व से सभी को बचाता है। और ये केवल समुदाय के बीच में नहीं बचाता है, अगर समुदाय के भीतर ही अत्याचार हो रहा हो, मान लीजिए कि एक समुदाय में बहुत सारे जो पुरुष हैं वो मिलकर उस समुदाय की महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हो, तो संविधान उन महिलाओं के अधिकारों को भी सुरक्षित करता है। यानी एक तरफ संविधान, अगर पिछले पे हम लौटें, तो ये तमाम कार्य कर रहा है कि आदर्श प्रदान कर रहा है, संरचना को नियंत्रित कर रहा है, सभी मतों को जगह दे रहा है, सर्वसम्मति उन्मुख राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक संवैधानिक समाज की तरफ से एक प्रकार से लोकतांत्रिक स्तर पर संविधान सीमित सरकार और अल्पसंख्यकों के हितों को भी सुरक्षित कर रहा है। इतना ही नहीं, जब आप इसमें एक और पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे तो हमें एक और चीज समझ में आती है कि संविधान किसी भी देश की बुनियादी संरचना की रक्षा करता है। और अगर आप गौर करें तो एनसीईआरटी में इसको कुछ इस प्रकार समझाया गया है कि संविधान सनक और उन्माद से बचाता है। देखिए क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं एक उदाहरण के लिए, आपने अक्सर सुना होगा कि अरे आजकल तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है, वोट किसी को दो सबको आके लूटना है, इस प्रकार की बातें लोग बोल देते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कभी कभी कुछ लोग तो ये तक कह देते हैं कि भारत में लोकतंत्र होना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार की सोच को भी कभी कभी कुछ लोग कह देते हैं। कुछ लोग वहीं पर लड़ते हैं कि नहीं, भारत में लोकतंत्र ही होना चाहिए। लेकिन आमतौर पर एक राय बन गई है, मैं एक आम जनमानस की राय आपको बता रहा हूं, ये मेरा मत नहीं है, आमतौर पर एक राय बन गई है कि भ्रष्टाचार काफी हो गया है, किसी भी नेता को आप वोट कीजिए, भ्रष्टाचार तो होना ही, कोई भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकता। ऐसे में अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम को बदलना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये क्या है? अक्सर देश की बुनियादी संरचना को एक खतरा रहता है। किससे रहता है? उन्माद समझते हैं ना, पागलपन, सनक सवार होना, तीखे ढंग से सोचकर निर्णय लेने, उस परिस्थितियों से संविधान हमें बचाता है। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं, अगर दलीय राजनीति विकृत हो चुकी हो, मतलब कि गड़बड़ा गई हो, तो ऐसे में लोग क्या करते हैं? तानाशाही को बेहतर विकल्प के रूप में स्थापित करने की मांग करने लगते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है फिर से जर्मनी का। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में बढ़ चढ़कर महंगाई थी, नौकरियां नहीं थी, आम जनमानस की जीवन के हालात बड़े ही खराब हो चुके थे। ऐसे में एक नेता आता है, बोलता है कि मैं आपके सारे समस्याओं को खत्म कर दूंगा। और ये लोग क्या करते हैं? उसको अधिकार भी दे देते हैं कि हाँ आप कीजिए। और फिर लोग ये मानने लगते हैं कि इस व्यक्ति का ज्यादा अच्छा चलन है, ये व्यक्ति ज्यादा बेहतर नेता है, तो इसे जो कर रहा है करने दो। और आप जानते हैं कि जर्मनी में फिर आगे चलकर क्या हुआ। यानी अगर हम देखें तो जब कभी भी आप उन्माद, सनक में अगर निर्णय लेते हैं तो आप सबसे पहले उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंचाते हैं जो आपकी बुनियादी संरचना से उभरे हैं। इसीलिए संविधान क्या करता है? ऐसी परिस्थिति में संविधान व्यवस्था को बरकरार रखता है। जब लोग जल्दी जल्दी निर्णय लेना चाह रहे हो, उस समय संविधान थोड़ा सा समय ले लेता है, संविधान समय को थोड़ा सा धीमा कर देता है। यानी अगर आप समझना चाहें तो संविधान नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता है। यानी संविधान हमारी मदद तब करता है जब लोग एकदम सनक में आके पूरी व्यवस्था परिवर्तन की बात करने लग जाएं। इतना ही नहीं, अब अगर इसको सारांशित करें तो हमें क्या पता लगेगा? नंबर 1, संविधान आदर्श प्रदान करता है। नंबर 2, संविधान समाज को संरचना प्रदान करता है। नंबर 3, यह अनेक मतों को समायोजित करता है, अनेक प्रकार के मतों को। नंबर 4, यह बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखता है। और नंबर 5, यह सत्ता या शक्ति को मनमाने उपयोग से दूर करता है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देता है, मतलब सीमित सरकार का निर्माण करता है। इस प्रकार से हमें संविधान की समझ को बनाना है। अब अगर अगले टॉपिक पे बढ़ा जाए तो एक हमारे पास प्रश्न उठता है
कि आखिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है और संविधान के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी इसका उत्तर 5 स्तर पर देती है और यहीं से आपके कई सारे पीवाईक्यू निकलते हैं और इसके बाद मैं आपको पीवाईक्यू दिखाऊंगा। जो पहला हमें उत्तर मिलता है कि आखिर क्यों संविधान, संविधान का प्रमुख कार्य क्या हुआ, वह है कि संविधान समाज में न्यूनतम समन्वय और विश्वास स्थापित करता है। यानी कि संविधान बुनियादी नियमों का वो समूह है जो समाज को मिलता है उसके माध्यम से। इससे समाज के सदस्य क्या सोचते हैं, समाज के सदस्य ये मान के चलते हैं कि अगर मैं संविधान का पालन कर रहा हूं तो दूसरा भी पालन कर रहा होगा। यदि आपको पुनः समझना हो तो याद कीजिए, जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये समझाने का प्रयास किया था कि ये एक खेल का मैदान है ना, और इस खेल के मैदान में हम लोग क्रिकेट का एक मैच खेल रहे हैं, ठीक है। अब उस क्रिकेट के मैच के नियम क्या होंगे, किस प्रकार से कौन आउट होगा वगैरह वगैरह, इसके ऊपर एक न्यूनतम समन्वय पहले स्थापित किया गया होगा, तभी ना लोगों ने मानना शुरू किया होगा, या ऐसे ही मान गए होंगे। तो हमें क्या पता लगता है कि जिस प्रकार ये क्रिकेट को लेकर, इस खेल को लेकर एक न्यूनतम समन्वय स्थापित किया गया, आपस में विश्वास स्थापित किया गया, इसी प्रकार समाज और कैसे शासन व्यवस्था चले उसके लिए जो आम समझ बनती है, न्यूनतम स्तर की समझ बनती है, वो कौन बनाता है, संविधान बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह आपसी तालमेल को बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें एक प्रकार से, जिसे हम बोलते हैं कि लेन देन की भाषा में इसको समझना गलत होता है, इसमें एक प्रकार से जवाबदेही है। जवाबदेही किस प्रकार की है, जवाबदेही इस प्रकार से है कि यदि कोई एक व्यक्ति संविधान का पालन कर रहा है तो हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम भी संविधान का पालन करें। इतना ही नहीं, किसी भी समाज में संविधान निर्णय निर्माण की शक्ति की विशिष्टताएं स्पष्ट करता है। मतलब क्या हुआ, संविधान यह स्थापित करता है कि समाज में निर्णय कौन लेगा, ठीक है, ये पहला, कौन लेगा निर्णय, समाज में किस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे, किस प्रकार से लिए गए निर्णयों को लागू किया जाएगा। ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर हमें कहां मिलता है, संविधान में मिलता है। यानी संविधान यह स्पष्ट कर देता है, निर्णय लेने का मतलब क्या हुआ कि निर्णय निर्माण की शक्ति को कैसे समाज में वितरित किया जाएगा, इसकी स्पष्टता हमें कहां मिलती है, संविधान में मिलती है। इतना ही नहीं, जब कभी भी आप इसको समझना चाहेंगे तो इसका क्या अर्थ निकलता है, ये दरअसल वो बुनियादी सिद्धांत है जिससे राज्य का निर्माण होता है। मतलब कैसे हमारा राज्य गठित होगा, इस राज्य के आधार जो सबसे पहले मैंने आपको बना के दिखाया था बिल्डिंग के थ्रू, कैसे वो आधार बनेगा, किस राज्य में कौन किस पद पर बैठेगा, किस पद के पास कौन से प्राधिकार होंगे, ये सारे के सारे जो विचार हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर कहां मिलता है, हमें संविधान में मिलता है। इसी को यदि हम आगे देखें तो हमें पता लगता है कि ये समाज में मूल शक्ति के वितरण को स्पष्ट करता है। लेकिन यहां एक बात छुपी हुई है, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब आप थोड़ा इसको समझेंगे तो इस प्रकार से हमें एनसीईआरटी समझाती है कि संविधान तय करता है समाज में कानून कौन बनाएगा, कौन कानून का निर्माण करेगा। इस प्रश्न का उत्तर हमें संविधान देता है। मसलन उदाहरण के लिए, जब आप राजतंत्र की बात करते हैं, है ना, जैसे अगर आप ध्यान दें तो ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है ना, वहां पे एक व्यक्ति हैं, आपने किंग चार्ल्स का नाम सुना ही होगा, है ना, वो एकदम सितारा वाला उनका मुकुट होता है, ठीक है। अगर हम राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र में जो निर्णय है वो राजा लेता है, ये हमें समझ में आता है। अगर हम किसी समाजवादी, एक मैं इस प्रकार के समाजवादी की बात कर रहा हूं जो बड़े ही अतिवाद पर चला गया हो, साम्यवादी या तानाशाही की बात करें तो वहां पर या तो निर्णय एक पार्टी लेती है या एक अधिनायक, अपने आप को महान नेता मानने वाला। एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे आपने
चीन का नाम सुना होगा, चीन, है ना। चीन में निर्णय कौन लेता है? वहां की कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे आपने शायद उत्तर कोरिया का नाम सुना हो, तो उत्तर कोरिया के एक बड़े कमाल के दिग्गज नेता हैं किम जोंग उन, वो सारे निर्णय लेते हैं। या भूतपूर्व सोवियत रूस, या फिर अगर आप ध्यान दें तो आपने इस व्यक्ति के बारे में तो जरूर ही सुना होगा, जिसकी बड़ी छोटी सी मूछें थी, है ना, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, ये कौन थे? अपने आप को अधिनायक मानते थे, सारे निर्णय ये लेते थे। लेकिन लोकतंत्र में निर्णय हमेशा जनता लेती है, इसीलिए डेमोक्रेसी शब्द जो है वो डेमोस से निकला है। डेमोस का मतलब होता है जन, है ना, लोग। अब संविधान ये स्पष्ट करता है कि किसी भी लोकतंत्र में निर्णय कैसे लिए जाएंगे। अब होता क्या है, अगर मान लीजिए आप देखें तो दो प्रकार से निर्णय लिए जा सकते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष आधारों पर निर्णय लेना, जिसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं, जो प्राचीन यूनान और आज के समय में यदि बात की जाए तो कुछ हद तक स्विट्जरलैंड में एक स्तर तक हमें देखने को मिलता है। प्राचीन यूनान की बात करें तो वहां पे एक सेनेट हुआ करती थी, और कुछ ऐसे मान लीजिए एक ये पोडियम हुआ, उसके बाद एक बड़ा सा हॉल है, वहां पे ऐसे कतारों में हमें नजर आएगा कि लोग बैठे हुए हैं और किसी एक मुद्दे पर ये सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, अपना निर्णय ले रहे हैं, इस प्रकार से। या अभी भी अगर स्विट्जरलैंड की हम बात करें तो वहां पे कभी कभी कुछ कानून जो पारित कर दिए जाते हैं, उन कानूनों को जनता के समक्ष रखा जाता है, फिर जनता उसके ऊपर निर्णय अपना लेती है। लेकिन ये छोटे स्तर तक ही ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक छोटे स्तर की हम बात करें, जैसे भारतीय संदर्भ में बताऊं तो ग्राम सभा का स्तर समझिए, छोटे स्तर पर, गांव के स्तर पर हम बात करें, 10 गांव को मिला दें तो ये निर्णय लिया जा सकता है। अब आप भारत जैसे विशाल देश के बारे में सोचें, क्या इतने बड़े स्तर पर यह संभव है? तो शायद आपके मन में सही उत्तर आ गया होगा कि बड़े स्तर पर इसको लागू करना लगभग असंभव है कि हम हर रोजमर्रा के मुद्दे पर निर्णय जो है प्रत्यक्ष रूप से ले सकें। इसीलिए बड़े समाजों के लिए दूसरा मॉडल चलता है, जिसे हम बोलते हैं प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का मॉडल। यहां पे क्या होता है कि जनता चुनाव में अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आमतौर पर उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो जनता के लिए अच्छे निर्णय ले, जनता का जीवन बेहतर करें। और उसी प्रकार से जाहिर सी बात है हमारे प्रतिनिधि या सांसद महोदय, आदरणीय लोग जो है वो भी इस प्रकार से निर्णय लेते हैं। क्योंकि अगर आप संसद की कार्यवाहियों को देखेंगे और निरंतर जो बिल पास हो रहे हैं उसको कभी गंभीरता से पढ़ेंगे तो आपको दिखता है कि हाँ, जनता के लिए अच्छे निर्णय वहां लिए जा रहे हैं। हालांकि इन सब को, अगर भारत में हम संसद की बात करें या स्विट्जरलैंड और ग्रीस की बात करें, इन सबको ये प्राधिकार कहां से आता है? तो संविधान से ही आता है। अब एक प्रश्न पर वापस चलते हैं, फिर से हम लोग उसी खेल के मैदान पर लौटते हैं, जो खेल का मैदान अभी हम लोगों ने बनाया था। इस खेल के मैदान में हमने देखा कि हमारे पास एक क्रिकेट का पूरा एक पिच है। इस पिच में हमने ये भी जाना कि एक बड़ा कमाल का इंसान है जो आमतौर पर इस प्रकार की एक टोपी पहने होता है ना, इस प्रकार की एक टोपी पहना होता है वो इंसान। उसके बाद उसकी कमीज होती है, और अगर आप ध्यान दें तो वो व्यक्ति जो है एकदम अपना ऐसे खड़ा रहता है, और अगर चौका वौका पड़ता है या कोई व्यक्ति अगर गेंद को एकदम उछाल के फेंकता है ना, मान लीजिए यहाँ पे खड़ा कोई व्यक्ति कस के अगर गेंद जो है बाहर फेंक दे तो व्यक्ति ऐसे हाथ खड़ा करके इशारा दिखाता है कि 6 रन हो गए। एक सवाल पूछना जाना चाहिए यहाँ पे कि आखिर हम इस टोपी पहने हुए व्यक्ति की बात को मानते क्यों हैं? एक वाजिब प्रश्न है। वो क्या जरूरतें हैं कि अंपायर की बात को सही माना जाता है? क्यों माने उनकी बात को हम? यहीं से आपको संविधान की एक और समझ बनती है। वो क्या है कि संविधान दरअसल अपने आप में वह सत्ता है, यानी अभी के लिए, क्योंकि आप लोग पहली क्लास ले रहे हैं, वह शक्ति है, वह पावर है, वह सत्ता है, वह प्राधिकार है या अथॉरिटी है जो सर्वप्रथम, सबसे पहले सरकार का निर्माण करती है। यानी हम जब ये बात कहते हैं कि देश में निर्णय लेने का अधिकार है ना, पिछली स्लाइड पे चलते हैं, जब हम ये बात कहते हैं कि समाज में या देश में निर्णय लेने की शक्ति
सरकार के पास है, तो इसका उत्तर यह है कि संविधान ने ऐसा किया है। यानी संविधान सबसे पहले वह सत्ता है जो अपने आप में सरकार का निर्माण करती है। इतना ही नहीं, यदि हम इसको थोड़ा और समझना चाहें तो आगे हमें एक नई जानकारी मिलती है जो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि संविधान सरकार का निर्माण करके उसकी शक्तियों पर एक प्रतिबंध लगा देती। यानी सरकार की शक्तियों पर सीमा कौन लगाता है? संविधान लगाता है। इतना ही नहीं, ये किस प्रकार की सीमाएं हैं, जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं। अगर हम यहां पे, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में हल्का सा बता देता हूं, अगर मैं यहां पर आपको मूल अधिकार के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं, एनसीईआरटी के लेवल पर जो बताया गया है यहां मौलिक अधिकार के माध्यम से, तो देखिए एक है अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद नंबर 14 में लिखा गया है विधि के समक्ष समता। इसी प्रकार से एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 15। ज्यादा अनुच्छेद आज नहीं करेंगे, एनसीईआरटी में जो है वही केवल जिक्र करेंगे। जैसे अनुच्छेद नंबर 15 सार तत्व के रूप में, सारांशित रूप से एकदम इसका मुख्य बात जो है, ये भेदभाव का अंत करता है, ऐसे समझिए। निषेध शब्द थोड़ा कठिन हो जाएगा, अंत करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सरकार को यह बोला जा रहा है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। सरकार को यह बोला जा रहा है कि आपकी नजर में सब बराबर होने चाहिए। इस प्रकार से सरकार के क्रियाकलापों पर लगाम लगाई जा रही है। अगर मान लीजिए इसमें कई सारे अनुच्छेद हम जोड़ दें, जो आगे हम अधिकार पढ़ते हुए जोड़ेंगे, तो हमें क्या समझ में आता है कि संविधान सरकार पर मौलिक सीमाएं लगाता है। मतलब इन सीमाओं का उल्लंघन सरकार कभी नहीं कर सकती। और इसी के विपरीत जो नागरिकों के अधिकारों पर सीमाएं हैं, वो इसलिए नहीं लगाए गए हैं कि सरकार के लिए किया जा रहा है, नहीं, वो इसलिए लगाए गए हैं कि बाकी लोग भी अपने अधिकार दूसरे के बराबर ही उपयोग में ला सकें। यानी आमतौर पर सरकार पर सीमाएं लगाई जाती हैं, ना कि उसको और सशक्त किया जा रहा है अधिकारों पर सीमा लगा के। इतना ही नहीं, यदि सोचे हम लोग तो हमें एक और बात समझ में आती है। यहां पे एक और कॉन्सेप्ट है जो छुपा हुआ है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे अधिकार असीमित हो गए। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार पर भी सीमाएं लग सकती हैं। एनसीईआरटी में एक बड़ा कमाल का एग्जाम्पल है जिसे हम बोलते हैं आपातकाल। एनसीईआरटी कहती है कि अगर आप आपातकाल के माध्यम से समझें तो जाहिर सी बात है आपातकाल के दौरान व्यक्ति के कुछ मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन आपातकाल कैसे घोषित होगा, कब घोषित होगा, इसे घोषित करने की प्रक्रिया क्या होगी, इसे हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, आपातकाल के दौरान क्या नहीं हो सकता, इन सब के बारे में वर्णन भी आपको संविधान में ही मिलता है। मतलब यह हुआ कि जाहिर सी बात है कि मूल अधिकारों को आपातकाल के दौरान रद्द किया जा सकता है, परंतु यह भी संविधान सम्मत होना चाहिए। यानी कहीं पर भी संविधान सरकार को किसी के अधिकारों के हनन का प्राधिकार नहीं देता है, बल्कि वो मूल अधिकार देकर सरकार को ही बांधने का प्रयास करता है। इसीलिए कहा जाता है कि दरअसल सीमित सरकार के माध्यम से, सीमित यानी सरकार को सीमित करके संवैधानिक सरकार का निर्माण होता है। यानी संवैधानिक सरकार वो होती है जो सीमित सरकार होती है। समझ पा रहे हैं ना बात को? कि ऐसे समझिए, एक तरफ हमारे पास सरकार है ना, इसको आप एक और मॉडल से समझिए। सरकार है, सरकार के पास सत्ता है। अब इस सत्ता को सीमित कैसे किया जाए? तो इसी सीमित करने के दो तरीके हैं। एक है सत्ता का विभाजन, जो आप लोगों ने पढ़ा, द्वारा सत्ता का केंद्रीकरण ना होने दिया जाए, एकत्रित मत करो। और दूसरा है नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करके, कि ये वो अधिकार हैं जिनका उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती। यानी आपने दोनों में क्या कर दिया? सरकार को बांध दिया।
एक में शक्ति को बांटकर, दूसरा मूल अधिकार देकर। इस प्रकार से संवैधानिक सरकार यानी कि सीमित सरकार का जन्म होता है। संवैधानिक सरकार का मतलब ही होता है कि सरकार सीमित हो। यदि इसे और समझने का प्रयास किया जाए तो संविधान एक और काम करता है। किसी भी समाज में संविधान समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य निर्धारित करता है, यानी ये समाज को एक नया उद्देश्य देता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे प्रस्तावना के संबंध में ऐसी ही बातें की थी। अब देखिए उसी बात को कैसे 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया जा रहा है। देखिए संविधान क्या होता है, यह समाज की आकांक्षाओं का पिटारा होता है। फिर से चलते हैं उसी पर। अगर आप ध्यान दें तो प्रस्तावना में कितने अच्छे से इन आकांक्षाओं को व्यक्त किया गया है। अगर हम प्रस्तावना की ही बात करें तो हमें क्या क्या मिलता है। एक तरफ प्रस्तावना में लिखा है न्याय, एक तरफ लिखा हुआ है स्वतंत्रता। इसी प्रकार प्रस्तावना में आपको लिखा मिल जाएगा समता। ऐसी उसमें लिखा हुआ है गरिमा, बंधुत्व। इतना ही नहीं, प्रस्तावना में भारतीय राज्य को लेकर भी आपको कई प्रकार के तर्क मिलेंगे, जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जैसे कि समाजवादी, जैसे पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना। इतना ही नहीं, प्रस्तावना के अलावा इसमें और कुछ बिंदु जोड़ें तो देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहां जोड़ दूं मूल अधिकार, उसमें हमें कई प्रकार के विचार मिलते हैं। ऐसे ही राज्य की नीति के निदेशक तत्व, एक हमें यह मिलता है। यानी जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि कितना कुछ संविधान चाह रहा है कि भारत में किया जाए। यहां पर एक नई सोच भी है। देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि एक तरफ, अगर आप इसको ऐसे समझना चाहें अब, कि एक तरफ यदि संविधान शक्ति विभाजन और मूल अधिकारों का वर्णन, कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा, शक्ति विभाजन और मूल अधिकारों के वर्णन के माध्यम से अगर सीमित सरकार का निर्माण कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ, अगर आप समझें इसको, वहीं दूसरी तरफ प्रस्तावना में मूल्य निर्धारित करके मूल अधिकार में मूल्य निर्धारित करके नीति निदेशक तत्वों में कुछ उद्देश्य निर्धारित करके संविधान सरकार को समाज में एक बेहतर सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए क्षमता भी प्रदान कर रहा है। यानी एक तरफ सीमाएं लगा रहा है तो दूसरी तरफ क्षमता प्रदान कर रहा है। मसलन अगर मैं आपको उदाहरण दूं, मूल अधिकार में बहुत कमाल का उदाहरण है अनुच्छेद नंबर 17, जो अस्पृश्यता का अंत करता है।
इसी तरह अनुच्छेद नंबर 23, अनुच्छेद नंबर 24, शोषण के विरुद्ध में अधिकार, यानी बेगारी नहीं होनी चाहिए, मानव का देह का व्यापार नहीं होना चाहिए, किसी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक परिस्थिति में, संकटमय परिस्थिति में काम में नहीं लगाना चाहिए। यानी अगर आप देखें तो एक तरफ संविधान सीमित सरकार का निर्माण कर रहा है, यानी कि संवैधानिक सरकार का निर्माण कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ संविधान कुछ महत्वपूर्ण मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सरकार को यह क्षमता दे रहा है कि वो समाज में परिवर्तन कर सके और समाज को ज्यादा न्याय संगत बना सके। ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार का अनुपम सम्मिश्रण आपको 20वीं शताब्दी के संविधानों में मिलता है, उससे पहले के संविधानों में आपको यह नहीं मिलता। जैसे कि देखिए कि जो पुराने संविधान थे उसमें केवल निर्णय लेने की शक्ति, इसका वितरण होता था और सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाई जाती थी। 20वीं शताब्दी के संविधानों में सरकार को एक सक्षम ढांचा प्रदान किया जाता है कि वो समाज में परिवर्तन कर सके। जैसे कि मान लीजिए सकारात्मक कार्रवाई सरकार कर पाती है। आप सब लोगों ने आरक्षण का नाम भी सुना होगा, ठीक है। आप सब लोगों ने अस्पृश्यता उन्मूलन, कैसे अस्पृश्यता का अंत किया जाए, इसके लिए चल रहे सरकारी कार्यक्रमों का नाम सुना होगा। या आप लोगों ने कई प्रकार के ऐसे कानूनों के नाम सुने होंगे कि घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम, सती प्रथा को बंद करने वाला अधिनियम, दहेज को रोकने वाला अधिनियम। ये सब क्या है? सरकार इसके माध्यम से समाज को ज्यादा न्याय संगत, है ना, इस ढांचे के माध्यम से लक्ष्यों को संविधान अभिव्यक्त करते हुए एक न्याय संगत समाज को बनाने का प्रयास करता है। और ये 20वीं शताब्दी के संविधानों में विशेषतः मिलता है। जैसे कि मान लीजिए भारत में जातिगत भेदभाव को समाप्त करना, दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना, या इंडोनेशिया में शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित सकारात्मक विमर्श। इतना ही नहीं, यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि संविधान एक और काम करता है। यह किसी भी समाज को या राष्ट्र को एक बुनियादी पहचान देता है। जैसे अगर मैं आपको केवल इसको एक ही में हम समझ सकते हैं, प्रस्तावना के शुरुआत में लिखा है हम भारत के लोग। अगर आप इन शब्दों पे गौर करें तो क्या पता लगता है कि एक सामूहिक इकाई के रूप में संविधान का पहला पन्ना हमें बता रहा है कि हम भारत के लोग हैं। और भारत की प्रकृति कैसे होगी, किस प्रकार की होगी, यह भी उसी में लिखा हुआ है। न केवल इस प्रकार की पहचान देके संविधान नागरिकों को एक पहचान देता है, बल्कि राष्ट्र और देश को भी पहचान देता है कि भारत की प्रकृति कैसी होगी। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इतना ही नहीं, नागरिकों को भी यह पहचान देकर संविधान दरअसल हमारे ऊपर, संवैधानिक नियम एक ऐसा ढांचा प्रदान करते हैं जिसमें हम अपने जीवन को बेहतर तो बनाएं, लेकिन हम अपने ऊपर एक बंधन भी रखें कि हम किसी दूसरे के अधिकारों के साथ हनन न करें, कि हम संविधान का पालन करते हुए अपने विकास को आगे बढ़ा पाएं। इसीलिए संविधान एक तरफ हमें एक नैतिक ढांचा प्रदान करता है इस पहचान के माध्यम से, वही दूसरी तरफ संविधान हमारे ऊपर, हमारे क्रियाकलापों पर, हमारे कार्यों पर एक नैतिक बंधन भी डाल देता है। मसलन भारत वो देश है जहां पे अस्पृश्यता को अवैध घोषित किया गया है, छुआछूत अवैध है। अब हमारे ऊपर क्या हो गया, एक नैतिक पूरी जिम्मेदारी कि हम छुआछूत का पालन न करें। यानी हम अपनी पहचान कैसे बनाएंगे कि हमारा वो देश है जहां पे हम सबकी गरिमा का सम्मान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई छुआछूत कर रहा है तो उसके ऊपर क्या हो गया, हमारा एक बंधन भी हो गया। इसीलिए अधिकतर समाजों में आप देखिएगा संविधान अधिकारों पर बहुत जोर देता है। यानी
अगर हम अब समझना चाहें कि प्रमुख कार्य क्या है तो उत्तर स्पष्ट हो जाता है। नंबर 1, संविधान किसी भी समाज में विश्वास, भरोसा और सहयोग को विकसित करता है। नंबर 2, समाज सरकार का निर्माण करता है और राज व्यवस्था में, ठीक है, संविधान समाज में एक सरकार का निर्माण करता है और राज व्यवस्था में निर्णय लेने की शक्ति को वितरित करता है कि सरकार निर्णय लेगी तो उसको सर्वप्रथम सरकार का निर्माण करता है। संविधान सीमित या संवैधानिक सरकार का निर्माण करता है, न कि असीमित या असंवैधानिक सरकार का। नंबर 4, यह एक बेहतर न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए राज्य को सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु परिवर्तनकारी क्षमता प्रदान करता है कि वो कुछ बदलाव ला सके, ठोस परिवर्तन कर सके। और इसी प्रकार से यह समाज एवं राष्ट्र को एक नैतिक पहचान, नागरिकों को विकास करने का नैतिक ढांचा और उनके ऊपर नैतिक बंधन भी डालता है या अधिरोपित करता है। अगर संविधान की इन सभी परिभाषाओं से आगे बढ़ के एक नया चीज बनाया जाए तो हमें क्या मिलता है? पहला, कि संविधान एक दस्तावेज या दस्तावेजों का समूह है। यह पहली जानकारी मिलती है जो एक संवैधानिक सरकार स्थापित करता है, यानी कि सीमित सरकार। यह व्यक्तियों के बीच समन्वय और विश्वास को बढ़ावा देता है, यानी कि ज्यादातर लोग आपस में विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। चौथा, यह सरकार की निर्णय लेने की शक्तियों को स्पष्ट करता है कि सरकार कैसे बनेगी, यह संविधान ही बताता है। पांचवा, यह राज्य की शक्तियों को प्रतिबंधित या सीमित करता है। छठा, यह समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट करता है। सातवां, राज्य को एक बेहतर, प्रगतिशील, न्याय संगत समाज स्थापित करने के लिए एक सक्षम परिवर्तनकारी ढांचा प्रदान करता है। और छठा, यह राज्य को एक बुनियादी पहचान प्रदान करता है। यानी संविधान कमोबेश ये सभी कार्य करते हुए नजर आता है। यह वह आधिकारिक दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी भी देश में शासन को चलाया जाता है। अब हम क्लास के अंतिम भाग पर आते हैं, जहां मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ PYQ डिस्कस करूंगा, जिसको समझ के आप देखेंगे कि आपको किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए, एक सवाल 2023 का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन, इसका मतलब क्या हुआ? हम इसका मतलब समझेंगे प्रमुख कार्य, इसका मतलब यही हुआ। मुख्य प्रयोजन या प्रमुख कार्य को ध्यान रखिएगा, शब्द है सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। मतलब देखिए, इसमें जो ऑप्शंस है ना, वो जाहिर सी बात है संविधान कौन कौन से काम करता है उसके ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन की अपेक्षा हमसे ये है कि हम ऑप्शंस में पढ़ते हुए ये खोजें कि सबसे जरूरी काम कौन सा है, मुख्य प्रयोजन। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। मतलब सीधी बात है, जो कानून बनेंगे उन कानूनों का लक्ष्य क्या है। जाहिर सी बात है, आप देखिए प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है, उसमें ऐसी बातें मिलती हैं। तो बात तो ये सही है, पर क्या ये मुख्य है? मुख्य क्या ये सर्वोत्तम है? अगला पॉइंट देखते हैं। यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। मतलब कौन किस पद पर बैठेगा, जो हमने बात की कि भाई राज्य के शासन का सारी बातें संविधान, राष्ट्रपति के नियुक्ति से लेकर पटवारी की नियुक्ति तक। बात तो सही है, लेकिन क्या ये मुख्य है? सभी ऑप्शन देख लेते हैं। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। सरकार की क्या शक्तियां होंगी और उस पर सीमाएं कौन सी लगेंगी। आ गया ना एक शब्द। यह सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस, सामाजिक समता यानी कि समाज में समानता हो, सोशल इक्वालिटी, और सामाजिक सुरक्षा यानी सबको सुरक्षित वातावरण मिले को प्रतिभूत करता है, स्थापित करता है। आप सब इसका आंसर अब समझ गए होंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीमित सरकार, संवैधानिक सरकार। अगला क्वेश्चन देखिए, 2014-21 में इसको पूछा गया। ये 23 का, ये पिछले साल का ही सवाल है। 21 का सवाल देखिए, संवैधानिक सरकार का क्या आशय है? सीधी सी बात है, इसका उत्तर आप जानते हैं, सीमित सरकार। पहला ऑप्शन है किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, मतलब जहां पे लोगों ने अपने प्रतिनिधि भेजे हों। दूसरा है कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो, ये तो एकदम गलत बात है।
कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, हालांकि ये दोनों ऑप्शन अपने आप में एक अलग टॉपिक हैं, बाद में इसकी चर्चा होगी। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, जाहिर सी बात है संविधान द्वारा सीमित यानी सीमित सरकार और संवैधानिक सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। 2017 का सवाल है, हमने आज लोकतंत्र की बात की है। क्या क्रियाशील बनाता है, सवाल यह है। लोकतंत्र इतना अच्छा क्यों है, लोकतंत्र में क्या क्वालिटी है, यूनिक क्या है, वह किस चीज को क्रियाशील बनाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, यानी उनके बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है। जरा मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं इसी ऑप्शन पे, फिर आप लोग शायद पकड़ पाए कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। देखिए अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो मैंने यहां एक शब्द लिखा है क्षमता, लिखा कि नहीं लिखा है, कि विश्वास होता है। लोकतंत्र ये विश्वास करता है कि लोगों के अंदर ये क्षमता है कि वो बेहतर निर्णय ले सकें। अब आप इस सवाल पे आइए और देखिए सवाल कैसे हमें इसी प्रश्न की ओर ले जा रहा है। सीधा एनसीईआरटी से उठाया गया ये प्रश्न है। देखिए साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, मतलब कि जो सरकार है उसको और मजबूत करे, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, कि एक व्यक्ति ज्यादा दूर का सोच सके, और समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को, कि एक दल को बेहतर मजबूत बना सके। देखिए तीसरा पॉइंट इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये लोकतंत्र को एक व्यक्ति पर केंद्रित कर रहा है। एनसीईआरटी हमें सिखाती है कि लोकतंत्र सभी लोगों के अंदर की बौद्धिक क्षमता पर विश्वास करता है। तो इसका आंसर भी कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अब फिर 2020 में एक सवाल पूछा गया था, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। नंबर 1 विधानमंडल द्वारा सरकार, नंबर 2 लोकप्रिय सरकार, नंबर 3 बहुदलीय सरकार, और नंबर 4 सीमित सरकार। आप सब आंसर जान चुके होंगे, इसका उत्तर है सीमित सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न भी हमने आज पढ़ा है जब मैं आपको अधिकारों पर सीमाओं की बातें बता रहा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संवैधानिक सरकार वह है। यह 2014 का प्रश्न है। क्या है? पहला कथन पढ़ते हैं, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। लाइन को फिर से पढ़ता हूं। अक्सर लोग ये ऑप्शन क्या करते हैं, दोनों को सही मान लेते हैं, पर वो सही आंसर नहीं है। राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाती है। देखिए संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाता है, पर क्या वो राज्य की सत्ता के हित में लगाता है? मैंने तो आपको कुछ और पढ़ाया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर संविधान इसलिए सीमा लगाता है कि बाकी व्यक्ति की स्वतंत्रताएं मजबूती से रह सकें, सभी के पास स्वतंत्रता हो, न कि राज्य की सत्ता के हित में। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 देखने में भले ही आपको सही लग रहा हो, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रतिबंध लगाता है। ये तो सही बात है, व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी बचेगी जब सरकार सीमित होगी, राज्य की सत्ता पर प्रतिबंध होगा। तो इसका आंसर हुआ केवल 2। अब एक मुख्य परीक्षा या प्रधान परीक्षा का सवाल है, ये इनडायरेक्टली यहां से आया है। आधा सवाल मैं कहूंगा इस चैप्टर से है, आधा कहीं और से था। भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज यानी कि अच्छा समाज, परिवर्तनकारी क्षमता वाला टॉपिक, प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है। जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो अभी जो हमने पढ़ा कि जो 20वीं शताब्दी के संविधान हैं, इन 20वीं शताब्दी के संविधानों में 2 बातें मिलती हैं। एक तरफ राज्य या सरकार को सीमित किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ न्याय और एक बेहतर प्रगतिशील समाज बनाने के लिए एक सक्षम
ढांचा भी प्रदान किया जाता है। ये सवाल थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से थोड़ा वहां से आ रहा है। तो ये कुछ हमारे आज के टॉपिक्स थे और ये हमारा पहला टॉपिक था संविधान। अब आपकी संविधान की एक बड़ी ही व्यापक समझ बनी होगी